यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग बेटा। ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे हमारे पेपर नंबर 1 जो हमारा जनरल पेपर है उसके यूनिट नंबर 2 बोले तो रिसर्च एप्टीट्यूड। पूरी की पूरी रिसर्च एप्टीट्यूड के जितने भी टॉपिक हैं वो सभी टॉपिक से जो है वो हम लोगों ने जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली 168 क्वेश्चन टोटल मिला के जो है वो 168 क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैंने कुछ प्रीवियस ईयर के जो है वो क्वेश्चन भी जो है इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किए हैं। तो इन 168 क्वेश्चन के अंदर आपका पूरा रिसर्च का टॉपिक, रिसर्च क्या है, रिसर्च के जो टाइप्स हैं, अलग अलग रिसर्च के डिजाइन हैं, रिसर्च के बाद में रिसर्च की जो आपका सैंपलिंग है, सैंपलिंग के मेथड्स है, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, क्वासी प्रोबेबिलिटी, सारी की सारी चीजों को, रिसर्च एथिक्स हो गया, चाहे हाइपोथेसिस का टेस्टिंग हो गया, ये सब को टॉपिक जो है उन सभी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने इसके अंदर डाले हैं। तो 168 क्वेश्चन अगर आप लगा लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड का जो है कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। बाकी इसके जो रिवीजन की वीडियो भी मैंने डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो आप वहां पे जाके देख भी सकते हो। और बाकी पूरा का पूरा ये टॉपिक लगा लीजिए, मतलब ये वीडियो आप लगा लीजिए। 168 क्वेश्चन को एग्जाम में जाने से पहले 2 बार कर जाइए। आई एम डेड श्योर कि आपके सारे क्वेश्चन जो है वो सही होंगे। मैं ये नहीं बोलता कि पूरा का पूरा पेपर इसी में से उठ के आएगा, ऐसा नहीं बोलता, लेकिन इतना आपको मैं श्योरिटी और गारंटी दे सकता हूं, अगर आप ये 168 क्वेश्चन आप लगा लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट सारे के सारे दोबारा क्लियर हो जाएंगे। और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होने पर जो स्टेटमेंट्स होती है जनरली उठ के यही आती है, बस क्या होगा, शफलिंग हो जाता है। कई बार क्या होगा कि मतलब एग्जामिनर जो है बेसिकली, देखिए टॉपिक तो एक ही है ना, उसी टॉपिक में से क्वेश्चन जनरली तो वही बनते हैं ना। 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा। अब वो उसको पूछ कैसे भी लो, 2 + 2 करके पूछ लो, 1 + 3 करके पूछ लो, 3 + 1 करके पूछ लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बात वही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन मोल्ड करके कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो हमने कोशिश करी है इसके अंदर के सारे क्वेश्चन डाले और हर टॉपिक को जो है वो टच करने की कोशिश करिए। ये 168 क्वेश्चन आप लगाइए, पूरा का पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला है टीचिंग एप्टीट्यूड का, जिसके अंदर 234 क्वेश्चन, 234 क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमने डाले हैं, तो वो जरूर देख लेना आप, वो भी आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो अब आएगा आपका कम्युनिकेशन का। पूरे कम्युनिकेशन के जितने भी टॉपिक्स हैं, क्लासरूम कम्युनिकेशन हो गया, चाहे नॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया, कम्युनिकेशन टाइप हो गया, उसके बैरियर्स हो गया, उनके क्वेश्चन जो है वो सारे हमने उसके अंदर डाले हैं। तो अभी इस वीडियो के अंदर आप पूरा रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट कीजिए। एग्जाम में जाने से पहले एक बार जो है दोबारा से ये वीडियो जो है एक बार अब लगा लिया, दोबारा से ये क्वेश्चन बस कर जाना, वीडियो लगा के दोबारा टाइम वेस्ट मत करना। वीडियो एक ही बात लगाओ, लेकिन क्वेश्चन जो है इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड करके और क्वेश्चन को ड्रैग करके और देखते जाना बारी बारी। ओके, तो उससे होगा ये कि आपके ये क्वेश्चन जो है, ये जो आप करेंगे, ये पूरा का पूरा आपके माइंड के अंदर बैठ जाएगा। तो एग्जाम अभी आने वाला है, तो एग्जाम तक जाते जाते सारी चीजें माइंड में रहेंगी, तो पेपर में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके जी सर, फॉर्मेट वही रहने वाला है। पूरी स्क्रीन के ऊपर आपको जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बस पीछे बैकग्राउंड में आवाज आपकी चलती रहेगी, लेकिन मैं आपको नहीं दिखूंगा, ताकि मेरा मेन मोटिव ये था कि क्वेश्चन का विजिबिलिटी पूरा का पूरा आपके पास जो है वो होना चाहिए। ओके, तो अब आप लगाइए क्वेश्चन को। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो है वो मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, जिसके अंदर हम लोग जो है वो करेंगे कंप्लीट कम्युनिकेशन। ओके, और इस तरीके से जो है वो पूरा का पूरा यूनिट नंबर 1 आपका जो पेपर नंबर 1 है उसके सारे यूनिट को हम लोग कवर कर लेंगे। ओके जी सर, चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए जी, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन आ रहा है रिसर्च एप्टीट्यूड का, वो है क्या। चलो जी शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है आपके मैच द फॉलोइंग का। देखिए, एक मिनट रुकिएगा। लो जी, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। आपको रिसर्च के कॉन्सेप्ट दिए हैं और फिर उसका जो है डिस्क्रिप्शन बताया। तो हाइपोथेसिस जो है वो क्या है। हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है जो इंडिकेट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर देन 2 वेरिएबल। तो ए का तो जो है वो हो गया जी आपका ए का 4। लो जी, ए का 4। दूसरा सैंपल जो है वो क्या होता है। सैंपल एक सबसेट होता है जो ड्रॉ करता है लार्जर सेट ऑफ पॉपुलेशन से, जो पूरे सेट ऑफ पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो बी का हो गया जी 3rd। रिसर्च टूल जो है वो क्या होती है। तो रिसर्च टूल जो है वो एक डिवाइस है जिसको इस्तेमाल करते हैं यूजिंग विच डेटा आर कलेक्टेड इन रिसर्च। तो आपका सी का हो गया 2। और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट वो एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है दैट डज नॉट मेक अजम्पशन अबाउट द पैरामीटर। तो डी का हो गया फर्स्ट। तो फर्स्ट का जो आंसर है वो है ए। लो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है ये
इन द क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग मेथड आर गिवन प्रेफरेंस। जब क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च पैराडाइम का, तो बोलते हैं इनमें से किस मेथड को हम लोग जो है वो क्या देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं। तो इसमें से क्वांटिटेटिव की जब बात करेंगे, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव, तो हम वहां पे सिंपल रैंडम सैंपलिंग इसको हम देते हैं। दूसरा स्ट्रेटिफाइड को, हाँ जी इसको भी देते हैं। कोटा नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे तो आपका जो है ऑब्जर्वेशन काम करती है। स्नोबॉल नहीं सर, ऑब्जर्वेशन काम करती है। और सिस्टमेटिक, इसको भी हम तवज्जो देते हैं। तो आंसर जो आएगा ए, बी एंड ई, बोले तो बी ऑप्शन। चलो जी आगे थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है इन विच रिसर्च मेथड, किस मेथड के अंदर मैनिपुलेशन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोल ऑफ द एक्सटेनियस वेरिएबल आर नीदर पॉसिबल नॉन डिजायरेबल, पॉसिबल भी नहीं और डिजायरेबल नहीं है। तो वो है जो कौन सा, एक्स पोस्ट फैक्टो मेथड। इसके अंदर हम लोग जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को जो है वो उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि घटनाएं घट चुकी हैं एंड एक्सटेनियस वेरिएबल के ऊपर जो हमारा कंट्रोल जो है वो भी पॉसिबल नहीं होता है। तो थर्ड का आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। आइए फोर्थ, बोलता है आइडेंटिफाई करो उन स्टेटमेंट को विच डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम। तो इनमें से आपको कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताने किसके, क्वालिटेटिव रिसर्च पैराडाइम के। तो इसके अंदर क्या क्या आएगा, सबसे पहले बोलता है रिसर्चर टेंड टू एनालाइज द डेटा इंडक्टिवली। बिल्कुल सही बात है, क्वालिटेटिव के अंदर रिसर्चर जो है वो इंडक्टिवली जो है वो डेटा को क्या करता है, एनालाइज करता है, ये सही है। द सब्सटेंटिव रिसर्च हाइपोथेसिस इज टेस्टेड बाय नल हाइपोथेसिस। क्या यहाँ पे आप नल हाइपोथेसिस इस्तेमाल करते हो, नहीं सर, क्योंकि वो तो क्वांटिटेटिव में होता है, क्वालिटेटिव में ऐसा नहीं होता। तो बी गलत हो गया। डेटा टेक द फॉर्म ऑफ द वर्ड और पिक्चर, जी बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे ऐसा होता है डेटा क्योंकि क्वालिटेटिव है। एंड एक्चुअल सेटिंग आर द डायरेक्ट सोर्स, और एक्चुअल सेटिंग जो डायरेक्ट सोर्स होती है, जी बिल्कुल ये भी होती है। इट एज्यूम दैट देयर आर सोशल फैक्ट दैट इज सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी, नो सर, ऐसा सिंगल ऑब्जेक्टिव रियलिटी के ऊपर ये काम नहीं करता। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए, सी एंड डी, बोले तो डी ऑप्शन। फोर्थ का आ गया डी। चलो जी फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ जो है वो क्या बोलता है गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, एक है असर्शन एक है रीजन, इसके बेस पर आपको बताना है। सबसे पहला बोलता है ए क्रॉस ब्रेक, जो क्रॉस ब्रेक होता है इज ए न्यूमेरिकल टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूज इन फ्रीक्वेंसी और परसेंटेज फॉर्म, बिल्कुल सही बात है। इन विच जहां पे वेरिएबल को क्रॉस पार्टीशन किया जाता है, तो असर्शन एकदम सही है। इसकी रीजनिंग बोल रहा है कैटेगरी आर सेटअप अकॉर्डिंग टू द रिसर्च हाइपोथेसिस, बिल्कुल सही बात है। क्रॉस ब्रेक के अंदर हम लोग जो कैटेगरी को क्या करते हैं, कैटेगरी को सेटअप करते हैं। तो दोनों बातें सही है और रीजनिंग जो वो करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि असर्शन जो स्टेटमेंट बोली गई है वो क्या बोली गई, क्रॉस ब्रेक की बात बोली गई है, ठीक है। और उसके बेस पर बता रहा है कि जो कैटेगरीज है वो सेटअप इस रिसर्च हाइपोथेसिस में हम लोग कैटेगरी को सेटअप करते हैं। तो दोनों बातें सही है और रीजनिंग जो है करेक्टली असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहे हैं। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए। तो फिफ्थ का हो गया जी ए। फिफ्थ के बाद है जी आपका सिक्स्थ, मैच द फॉलोइंग का एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है मेथड जो है वो कौन सा है, एक्सपेरिमेंटल जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और उसका इंपैक्ट चेक करते हैं डिपेंडेंट में। तो ए का जो है वो आएगा थर्ड। एक्स पोस्ट फैक्टर जो है वो कौन सी होती है, एक्स पोस्ट फैक्टर जिसमें हम कंडक्ट करते हैं प्रोब इनटू कैजुअल फैक्टर ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस मैनिफेस्ट। फिर डिस्क्रिप्टिव सर्वे जो है वो कौन सी होती है, डिस्क्रिप्टिव सर्वे डिटेल डिस्क्रिप्शन जिसके अंदर जो हम प्रोवाइड करते हैं, हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। और एथनोग्राफिक जहां पे स्टडी करते हैं ऑब्टेन इंफॉर्मेशन कंसर्न द करंट स्टेटस ऑफ फिनोमेना, उसको बोलते हैं एथनोग्राफिक। तो आंसर जो बनेगा आपका वो बनेगा 3412, 3412 बोले तो आपका डी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर बेस्ट डिस्क्राइब एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन रिसर्च। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिस्क्राइब होता है, पहला इट इज ए कॉज, ये कारण होता है, बिल्कुल सही बात है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कारण होता है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो उसका इफेक्ट होता है। आगे इट इज अ इफेक्ट, नो। इट इज अ कंडीशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक व्हिच इज मैनिपुलेटेड इन द एक्सपेरिमेंटल, बिल्कुल सही बात है। इट इज अ वेरिएबल व्हिच इज प्लेस्ड अंडर कंट्रोल, क्या कंट्रोल में होता है, नो। इट इज अ काइंड ऑफ रिस्पांस वेरिएबल, नो। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए एंड सी, बोले तो सेवंथ का आ गया आपका सी। चलो जी एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है व्हेन ए पर्टिकुलर स्टैटिक्स इन ए रिसर्च सिचुएशन इज एविडेंटली डिक्लेयर टू बी सिग्निफिकेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन विल बी कंसीडर्ड टेनेबल। तो इनमें से कौन सा डिसीजन जो है वो टेनेबल है, पहला नल हाइपोथेसिस जो है वो क्या रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस जो है वो उसको रिजेक्ट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में फिर जो है वो क्या आएगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल। फिर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, नो। अल्टरनेटिव रिजेक्ट करेंगे, नो। नल हाइपोथेसिस अलोंग विद द अल्टरनेटिव एक्सेप्टेड, नो। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, ए एंड बी, बोले तो डी ऑप्शन। तो एट्थ का आ गया
डी। क्वेश्चन को समझना, बोलता है मैंने पर्टिकुलर स्टेट इन द रिसर्च सिचुएशन इज एविडेंटली डिक्लेयर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। जब वो क्या आ गया, सिग्निफिकेंट हो गया, तो इनमें से कौन सा डिसीजन आएगा? तो जब सिग्निफिकेंट है मतलब डिफरेंस सिग्निफिकेंट है, तो वहां पे हम लोग जो है वो ये बोलेंगे कि हमारा नल हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गया और अल्टरनेट को हमने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो 8 का जो आंसर बनता है वो आएगा ए एंड बी, बोले तो डी ऑप्शन। 8 के बाद अगला आता है जी आपका 9 जो है क्वेश्चन, वो क्या बोलता है, इन विच टाइप ऑफ द क्वालिटेटिव रिसर्च डिजाइन इंडिविजुअल स्टोरी टू डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल आर एक्सप्लोर्ड। तो ये कौन सा है, जब इंडिविजुअल स्टोरी को डिस्क्राइब करते हैं तो यहां पे हम क्या करते हैं, नरेट करते हैं, तो इसको बोलते हैं नैरेटिव रिसर्च। चलो जी आगे अगला क्वेश्चन 10th क्वेश्चन जो है वो है जी आपका मैचिंग का। इसमें नॉमिनल जो है वो क्या है, अगर बात करें तो नॉमिनल जिसके अंदर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन। ऑर्डिनल के अंदर जो है वो क्या है, क्लासिफिकेशन भी होता है और ऑर्डर भी होता है। इंटरवल के अंदर जो है वो क्या है, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर एंड इक्विवेलेंट। और रेशियो के अंदर क्या, क्लासिफिकेशन, ऑर्डर, इक्विवेलेंट एंड एब्सोल्यूट। तो आंसर जो बनेगा 10th का वो क्या बनेगा, डी। 10th का क्या आ गया, डी। चलो नेक्स्ट 11th बोलता है इन द इश्यू ऑफ द रिसर्च एथिक्स बिकम रेलिवेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ रिसर्च। किस स्टेज ऑफ रिसर्च के अंदर जो है जो रिसर्च एथिक्स जो है वो ज्यादा रेलिवेंट होता है? तो वो होता है जी कहां पे आपका, जहां पे आप जो है वो क्या करते हो, डेटा का हाइपोथेसिस की जब टेस्टिंग करते हो तो वहां पे रिसर्च का एथिक्स का सबसे ज्यादा अपने को ध्यान रखना होता है, जहां पे डेटा एनालाइज और इंटरप्रिटेशन होता है वहां पे। तो आंसर जो आएगा वो 3 एंड 4, बोले तो बी। चलो जी नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च साइक्लिक, इनमें से कौन सी रिसर्च जो है वो कौन सी है, साइक्लिक इन नेचर है। ये तो कितनी बार हमने करा भी है, एक्शन रिसर्च जो है वो साइक्लिक इन नेचर होती है आपका। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द मोस्ट लॉजिकल सीक्वेंस इन डूइंग द रिसर्च। जब आप रिसर्च करते हैं तो मोस्ट लॉजिकल जो है वो क्या, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो एंड डिफाइन करो रिसर्च प्रॉब्लम को, फॉर्मेट करो हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करो और फिर रिपोर्ट करो किसको, रिजल्ट। तो आंसर जो बनेगा वो क्या, ए। हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ विच टाइप ऑफ रिसर्च। किस तरह की रिसर्च के अंदर हाइपोथेसिस की जो है वो हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं? तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आगे, ए यूनिवर्सिटी टीचर इंटेंड टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ एस्पिरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ द रूरल चिल्ड्रन, विच डिजाइन और रिसर्च विल बी मोस्ट एप्रोप्रिएट। तो यहां पे कौन सा रिसर्च डिजाइन सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है, वो है जो आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च डिजाइन। आगे, in the post positivist approach to the research which of the following type of research got emphasized। post positivist की बात हो रही है, तो post positivist के अंदर हम लोग जो है वो किसको ज्यादा फोकस करते हैं? तो एक्सपेरिमेंटल नो, हम फिनोमेनोलॉजिकल को लेके चलते हैं, हम एथनोग्राफिक को लेके चलते हैं और हम एक्शन रिसर्च को यहां पर लेकर चलते हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 2, 3 एंड 5। 2, 3 और 5 है आपका सी। तो 16th का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सी। 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बोलता है इनमें से किस में फॉर्मेट में रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इज मस्ट। कहां पे रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट जो है वो जरूरी है? आर्टिकल में जरूरी है, सेमिनार पेपर प्रेजेंटेशन करते हो यहां जरूरी है, थीसिस के अंदर जो है वो जरूरी है, और रिसर्च सिनॉप्सिस के अंदर भी आपका जो है, 1 मिनट को ये बोलता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, कहां पे रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट जो है वो क्या है, मस्ट है। तो इसका आएगा आपका रिसर्च आर्टिकल के अंदर भी है, पेपर्स प्रेजेंटेशन में भी है, सेमिनार में भी है, पेपर में भी है और रिसर्च सिनॉप्सिस के अंदर भी है। ठीक है, आंसर जो बनेगा इसके अंदर ये तीनों आएंगे। ठीक है, आगे, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोट द आउटकम ऑफ द ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च। इनमें से कौन सा जो है वो आउटकम नहीं है ग्राउंडेड थ्योरी का? तो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च के अंदर नैरेटिव को नहीं लेके आते, जहां पे हम लोग जो चीजों को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो बी, ये इसका पार्ट नहीं है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट को जो है वो क्या करना है, आइडेंटिफाई। सबसे पहला, सैम्पलिंग रिलेटेड एरर इज सबस्यूम अंडर द कैटेगरी नॉन सैम्पलिंग। बिल्कुल सही बात है, सैम्पलिंग एरर को नॉन सैम्पलिंग में इंक्लूड करते हैं और तब टोटल मिला के जो है वो एरर्स जो है वो आपके निकलते हैं। तो ये सही है। फिर सैम्पलिंग एरर डज नॉट अकर इन मल्टी स्टेज, गलत अकर होते हैं। इनएक्यूरेट सैम्पलिंग फ्रेम एंड द नॉन रिस्पॉन्स आर द एग्जांपल ऑफ सैम्पलिंग रिलेटेड एरर, बिल्कुल सही बात है। एंड देयर इज ए इनवर्स रिलेशन बिटवीन द हेटेरोजेनिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड द सैम्पलिंग एरर, नो। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट एंड थर्ड। ये दोनों बातें जो है वो क्या है, सही है। फर्स्ट और थर्ड मतलब ए। 19th का हो गया ए। नेक्स्ट 20, आपको जो है वो इसको जो है मैच करना है। ऑन्टोलॉजी जो है वो है आपका रियलिज्म से रिलेटेड और एपिस्टेमोलॉजी जो है वो है आपका पॉजिटिविज्म।
मेथोडोलॉजी जो है वो है जी आपका आइडियोग्राफिक, और मेथड जो है वो क्या है, ये सर्वे आपका मेथड हो गया। तो आंसर जो बनेगा 20 का वो बनेगा डी। चलो जी आगे। अरेंज द स्टेप ऑफ रिसर्च इन द सीक्वेंस इन विच दे आर प्रेजेंटेड इन द थीसिस। थीसिस के अंदर जैसे उसको जो है वो हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले क्या, थीसिस में हम प्रॉब्लम लिखते हैं, फिर रिव्यू, लिटरेचर रिव्यू होता है, फिर कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, और फिर रिजल्ट बताएंगे, और फिर डिस्कशन होगा। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या बनेगा, 21 का सी। चलो जी 22। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द क्वालिटेटिव, इनमें से कौन सा जो है क्वालिटेटिव रिसर्च से जो है वो रिलेटेड नहीं है। तो वो है जी आपका सर्वे मेथड, ये आपका क्वालिटी से रिलेटेड नहीं है, क्वांटिटी से का पार्ट होता है ये। आगे, ए कॉलेज टीचर डज रिसर्च विद ए व्यू टू डिपिक्ट द रियल सिचुएशन रिलेटेड टू द होम कंडीशन ऑफ स्टूडेंट एंड द हॉस्टल प्रोवाइडेड फॉर। होम कंडीशन और हॉस्टल के अंदर जो है वो रिसर्च करना चाह रहा है, ठीक है, उनमें रिलेशन मेंटेन करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च फॉर्मेट विल बी अप्लाइड टू डू सो। तो इसको करने के लिए कौन सा रिसर्च फॉर्मेट हम जो है वो लेके चलते हैं, तो वो है जी आपका पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, क्योंकि इसके अंदर जो है वो कॉलेज टीचर क्या करेगा, हर एक पार्टिसिपेंट को बुलाएगा और उनसे पूछेगा वो। तो 23 का आंसर जो है वो है सी। आगे, इन केस द पॉपुलेशन ऑफ द रिसर्च इज हेट्रोजीनियस, अगर कभी ऐसा है कि पॉपुलेशन जो है रिसर्च की वो क्या है, हेट्रोजीनियस इन नेचर है। विच ऑफ द फॉलोइंग सैंपलिंग टेक्निक विल एंश्योर ऑप्टिमम रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सैंपल यूनिट। तो वो है जी कौन सा, स्ट्रेटिफाइड। चलो जी, क्योंकि उस स्ट्रेटिफाइड के अंदर हम लेके चलते हैं इसको। आगे, रिसर्च स्कॉलर एज ए रिसर्च स्कॉलर वाइल फाइनली रिपोर्टिंग द रिसर्च रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ द थीसिस एक्नॉलेज द सपोर्ट ऑफ हिज और सुपरवाइजर इन द प्रीफेस। प्रीफेस के अंदर उसने जो है वो एक्नॉलेज किया कि मेरे को रिसर्च करने में जो है इन्होंने मदद करी है। दिस विल ट्रीटेड एज, तो वो जो है वो क्या होता है, इसको बोलते हैं इट इज अ पाथ ऑफ एथिकलिटी, ये पार्ट है एथिकलिटी का। 25 का डी। Which one of the following represent the correct order sequence for reading the reading skill in the context of the research? तो वो कौन सा है, तो सबसे इसके अंदर जो है वो आएगा डी ऑप्शन। सबसे पहले सर्वे, फिर क्वेश्चन, रीड, रिकॉल एंड रिव्यू। तो आंसर जो है वो आएगा डी 26 का। 27, रेफरेंस जो है वो सर्व करता है द पर्पस ऑफ, रेफरेंस का जो मेन पर्पस है वो क्या है, लैंडिंग ऑथेंटिसिटी। इससे ऑथेंटिसिटी जो है एक गिवन कंटेंट की वो बढ़ जाती है। तो 27 का आएगा ए। सुपरवाइजर सर्टिफिकेशन ऑन द थीसिस, सुपरवाइजर जो है वो सर्टिफिकेट करता है थीसिस के ऊपर जो है वो क्या है बेसिकली, तो वो एंश्योर करता है ओरिजिनलिटी ऑफ द वर्क, कि वह काम जो है वो क्या है, ओरिजिनल है। आगे, आफ्टर आइडेंटिफाई द डिफरेंट वेरिएबल एंड एस्टेब्लिश द लॉजिकल रीजनिंग इन द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क, नेक्स्ट स्टेप जो है रिसर्च प्रोसेस में इज टू, अगला स्टेप जो है वो क्या बनता है, वो होता है जनरेट करना हाइपोथेसिस को। इसके बेस पे फिर हम आगे उसकी टेस्टिंग करेंगे। तो 29 का आंसर जो आएगा वो आएगा बी। 30, पार्टिसिपेशन जो है इन विच टाइप ऑफ रिसर्च हैज अ ग्रेटर पोटेंशियल फॉर एंश्योर द इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोफेशनल एज वेल एज द वर्क सिचुएशन। तो ये किसके अंदर होता है, ये बेसिकली ये है आपका एक्शन रिसर्च के अंदर, वहां पे पार्टिसिपेशन हम करते हैं। इन विच टाइप ऑफ रिसर्च हैज अ ग्रेट पोटेंशियल, पार्टिसिपेशन का ग्रेट पोटेंशियल है फॉर एंश्योर द इंप्रूवमेंट ऑफ द प्रोफेशनल एज वेल एज द वर्क सिचुएशन। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा डी। आगे, विच स्टेज इन रिसर्च क्रिएट ए वर्किंग थीसिस फॉर द रिसर्च पेपर बाय स्पेसिफाई एंड ऑर्गेनाइज द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो किसमें होता है, तो ये होता है आपका लिटरेचर रिव्यू, क्योंकि इस स्टेज के ऊपर हम लोग जो है वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं वर्किंग थीसिस फॉर द रिसर्च पेपर के लिए बाय स्पेसिफाई और ऑर्गेनाइज करते हैं कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर हम ये सब काम करते हैं, वहां पे हम ये देखते हैं कि पहले क्या काम जो है वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर हुआ है। आगे, द रिसर्च डिजाइन इज ए स्पेसिफिकली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन रिसर्च, जो है वो किससे रिलेटेड है, तो वो है जी आपका सैंपल सिलेक्शन। मतलब रिसर्च डिजाइन जो है स्पेसिफिकली रिलेटेड है विच टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन रिसर्च, मतलब रिसर्च के किस फीचर से जो है वो रिसर्च डिजाइन जो है वो क्या है, रिलेटेड है। तो वो है जी आपका सैंपल सिलेक्शन, इससे रिलेटेड है। फॉर्मेशन ऑफ प्लान, इससे रिलेटेड है। डिसाइडिंग अबाउट द टूल, किसके बारे में, टूल के बारे में डिसाइड करना। ऑफ द डेटा क्वेश्चन, इससे रिलेटेड है। हाइपोथेसिस मेकिंग, इसमें रिसर्च डिजाइन का यूज है क्या, नो। चौथा था फील्ड ऑफ इंक्वायरी, इसमें रिसर्च डिजाइन काम करता है क्या, नो। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बोले तो बी। 32 का हो गया बी। एक मिनट रुकिएगा, ये 32 हो गया। अब आएगा 33 का क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लेजिज्म चेकिंग वेबसाइट, जहां पे ओरिजिनल वर्क की चेकिंग की जाती है वो है जी आपका ये go-turnitin.com। तो 33 का जो है वो है ए।
34 इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडी इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग गेट मोर अटेंशन, इनमें से किस स्टडी में इंटरप्रिटेशन और जो मीनिंग है उनको ज्यादा अटेंशन मिलती है देन फॉर्मुलेशन ऑफ द जनरलाइजेशन। तो ये कौन सा जो है वो रिसर्च स्टडी है जहां पे इनको ज्यादा तवज्जो मिलती है, तो वो है जी कौन सा, आपका हिस्टोरिकल, ठीक है, आपका फिलोसफिकल, ठीक है, और एथनोग्राफिक। इनके अंदर जो है हम जो है वो इंटरप्रिटेशन, जो रिजल्ट है और जो मीनिंग है उसके ऊपर हमारा फोकस जो है वो ज्यादा था, ना कि थ्योरी के ऊपर। तो रिसर्च हो गया, हिस्टोरिकल स्टडी हो गया, फिलोसफिकल हो गया, एथनोग्राफी हो गया, इनके अंदर ये सब होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग जो है वो क्वांटिटेटिव की बात ना करके क्वालिटेटिव, मतलब क्वांटिटेटिव फिनोमेना की बात नहीं करते हैं यहाँ पे, मतलब टेस्टिंग की बात नहीं करते। तो आंसर जो आएगा वो आएगा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, बोले तो डी। 34 का हो गया डी। 35 बिब्लियोग्राफी गिवन इन द रिसर्च रिपोर्ट, जब बिब्लियोग्राफी हम लोग जो है वो देते हैं रिसर्च रिपोर्ट में, वो जो है वो क्या, ये हेल्प करता है आगे फर्दर रिसर्च करने में। बिब्लियोग्राफी की मदद से जो है वो आप आगे उस फिनोमेना के ऊपर जो है दोबारा रिसर्च करने में भी आपको क्या करेगा, मदद करेगा। तो 35 का जो है वो आएगा क्या, ए। 36 through which research method the manipulation of the independent variable and its effect on the dependent variable is examined with reference to the hypothesis under controlled condition, मतलब किसके ऊपर हम लोग जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज करेंगे और उस मैनिपुलेशन का इंपैक्ट चेक करेंगे किसके ऊपर, डिपेंडेंट पे। वो कौन सा था, वो होता है आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, डी। आगे, ए शिफ्ट इन द एटीट्यूड इन द रिस्पोंडेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स ड्यूरिंग कलेक्शन इज कॉल्ड, इसको जो है वो क्या बोलता है, जो शिफ्टिंग होती है ना 2 पॉइंट पे, उसको बोलता है रिग्रेशन इफेक्ट, सी। आगे, द टाइम फ्रेम इन विच स्टडी एक्सप्लोर सिचुएशन और प्रॉब्लम इज कॉल्ड, जो टाइम फ्रेम होता है उसको जो है वो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, जिसमें स्टडी करते हैं, मतलब जो स्टडी को एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, एक्सप्लोर सिचुएशन और प्रॉब्लम, तो उस टाइम फ्रेम को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस पीरियड। आपका उस रेफरेंस पीरियड का मतलब इस पीरियड के अंदर हमने जो है वो स्टडी करी है, जिसके अंदर हमने 2 वेरिएबल के बीच में रिलेशन मेंटेन करने की कोशिश करी है। आगे, द मेजर कैरेक्टरिस्टिक जो है कोरिलेशन एनालिसिस का इज टू, वो क्या है, कोरिलेशन एनालिसिस हम क्यों करते हैं, इज टू सीक आउट द एसोसिएशन, मतलब हम लोग जो है एसोसिएशन या फिर जो है वो बेसिकली रिलेशन जो है वो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं बिटवीन द वेरिएबल। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा सी। आगे, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इन विच, जिसके अंदर रिसर्च इज कंडक्टेड, किस फ्रेमवर्क के अंदर रिसर्च कंडक्ट किया जाता है वो होता है, उसको बोलते हैं आप लोग क्या, आपका रिसर्च डिजाइन, बी। Which from the list given below identify those which are called non probability sampling procedure, किसको जो है वो हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग प्रोसीजर जो है वो बोलते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी वाला। तो सिंपल रैंडम है तो रैंडम सैम्पलिंग, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गया, डायमेंशनल हो गया, ठीक है, स्नोबॉल हो गया, कोटा सैम्पलिंग हो गया, ये तीनों जो है वो क्या है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी। तो आंसर जो बनेगा 41 का वो बनेगा जी डी, 41 का डी। आगे, ए पायलट स्टडी इज ऑल्सो कॉल्ड, पायलट स्टडी जो है इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप हैज ए पोटेंशियल, किस रिसर्च टाइप में पोटेंशियल है फॉर एनहांस टीचिंग कंपिटेंसी, टीचिंग कंपिटेंसी को एनहांस करने की जो है वो है आपका एक्शन रिसर्च। आगे, द फिश बाउल ड्रॉ इज ए मेथड ऑफ ड्रॉइंग एन, फिश बाउल ड्रॉ जो है वो मेथड है जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या रैंडम सैंपल जो है वो क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। ये फिश बाउल ड्रॉ के अंदर ना पर्चियां बना के डाल देंगे और फिर रैंडमली जो उनको क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। आगे, वर्कशॉप, जो वर्कशॉप है इज मींट फॉर, वर्कशॉप जो है इज मींट फॉर हैंड ऑन एक्सपीरियंस के लिए। आगे, एक क्वेश्चनायर जो ऑफर करता है नो स्कोप फॉर एनी रिस्पोंडेंट ऑन व्यू इज कॉल्ड, एक क्वेश्चनायर है जिसमें कोई स्कोप नहीं है, मतलब रिस्पोंडेंट अपने तरीके से जो है वो उसके ऊपर अपना बात नहीं रख सकता, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्लोज एंडेड। क्लोज एंडेड के अंदर आंसर भी हम ही बताएंगे और उन्हीं में से आपको जो है वो सिलेक्ट करना है, मतलब आप अपना खुद का व्यू जो है वो आप वहां पे शो नहीं कर सकते हो। आगे, इन रिसर्च रिलायबिलिटी इज दैट क्वालिटी ऑफ द मेजरमेंट प्रोसीजर विच प्रोवाइड, वो क्या प्रोवाइड करते हैं, रिलायबिलिटी जो है वो बताएगा बेसिकली आपको रिपीटेबिलिटी एंड एक्यूरेसी। तो 47 का जो है वो आएगा ए। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इनहेरेंट इन हार्ट अटैक, व्हाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग, मतलब स्ट्रेसफुल लिविंग का जो है उसकी वजह से आपका हार्ट अटैक जो है वो आते हैं, इसको क्लासिफाई करेंगे कैसे, ये जो है वो क्या है, ये है आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च जिसके अंदर हम एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करेंगे कि स्ट्रेसफुल लिविंग की वजह से जो है वो हार्ट अटैक क्यों आते हैं। आगे, मेल्ड क्वेश्चनायर, आपने क्वेश्चनायर बनाया उसको मेल कर दिया, ऑब्जर्वेशन
इंटरव्यू एंड कलेक्टिव क्वेश्चनर आर इंस्टेंस ऑफ, ये सब जो है ये क्या है, तो ये सब जो है वो है आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा है। इनके बेस पर आप लोग जो है वो प्राइमरी डेटा का क्या करते हो, कलेक्शन करते हो। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब क्या, इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है एंश्योर दैट नो चाइल्ड इज लेफ्ट बिहाइंड इन एजुकेशन, तो 50 का जो है वो है डी। आगे, ए हाइपोथेसिस शुड बी कंसेप्चुअली, हाइपोथेसिस जो है वो शुड बी कंसेप्चुअली कैसा होना चाहिए, वो होना चाहिए सिंपल, क्लियर एंड स्पेसिफिक। सी, ये सब फीचर होता है हाइपोथेसिस के। द फॉर्मुलेशन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम कैन बी कंपेयर्ड, मतलब रिसर्च प्रॉब्लम को जो है वो बनाना, फॉर्मुलेट करना, उसको कंपेयर करते हैं किससे, उसको कंपेयर करते हैं हम लोग लेइंग द फाउंडेशन ऑफ ए बिल्डिंग, 52 का ए। अब आएगा 53, ड्यूरिंग रिसर्च के दौरान वाइल रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन इफ एन ऑब्जर्वर रेट एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द रेटिंग गिवन इन अनदर एस्पेक्ट ऑफ इंटरेक्शन दिस इज टर्म्ड एज, तो उसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हेलो इफेक्ट। मतलब जब वाइल रिकॉर्डिंग द ऑब्जर्वेशन, अगर ऑब्जर्वर रेट करता है इंडिविजुअल को ऑन द रेटिंग गिवन इज अनदर एस्पेक्ट, दूसरे एस्पेक्ट को देख करके जो है इंटरेक्शन किया आपने और रिसर्चर ने जो है वो उसका, उस पर्सन का पढ़ाई को या किसी और चीज को ना देख करके किसी एक अलग एस्पेक्ट को देख करके जो रेटिंग कर दिया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, हेलो इफेक्ट। तो 53 का जो आंसर आएगा वो आएगा जी क्या, सी, हेलो इफेक्ट। अगला, प्लैगियरिज्म जो है वो क्या होता है, प्लैगियरिज्म जो है रिसर्च के अंदर वो बेसिकली जो है वो क्या है, कॉपी करना अनस्क्रपलसली एंड मेकिंग यूज ऑफ इट, मतलब दूसरे के डेटा को कॉपी करके और उसको क्या करना, यूज करना। आगे, ए यूनिवर्सिटी जो प्लान कर रहा है कि वो स्टडी करना चाहता है इफेक्ट ऑफ द लेवल ऑफ एस्पिरेशन स्टूडेंट इन टर्म्स ऑफ द सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑन देयर स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस एट द टर्म एंड इवैल्यूएशन कंडक्टेड बाय द एक्सटर्नल टेस्टिंग एजेंसी, दिस इज द व्हाट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो यहाँ पर सॉरी व्हाट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। आप क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन में वो क्या आपको बोल रहा है, बोल रहा है यूनिवर्सिटी का टीचर प्लान करना चाह रहा है, वो स्टडी करना चाह रहा है इफेक्ट किसका, लेवल ऑफ एस्पिरेशन ऑफ स्टूडेंट का, मतलब ये हो गया जी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस चीज का इंपैक्ट हम चेक करना चाह रहे हैं किस पे, ऑफ देयर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड ऑन देयर, किस पे, ऑन देयर स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस, स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस जो है उसके ऊपर इंपैक्ट चेक करना चाह रहे हैं, तो स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस जो है वो हो गया क्या आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका आंसर जो आएगा, तो बोलता है कि बड़ा डिपेंडेंट वेरिएबल इस स्टडी में कौन है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो है स्कॉलस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट, सी। तो 55 का जो है वो हो गया जी सी। आगे, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इज ए पार्ट ऑफ, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन जो है वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है जी किसका, एथनोग्राफिक रिसर्च का। आगे, when the researcher does not know the identity of the experimental and the placebo group, the study is termed as, जब उसको पता ही नहीं है तो इस स्टडी को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, ये स्टडी आपका डबल ब्लाइंड, ना तो आपको नॉलेज है आइडेंटिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल और ना ही प्लेसबो, दोनों में से किसी भी ग्रुप की नॉलेज नहीं है, तो इसको बोलते हैं डबल ब्लाइंड। आगे, in the research method generalization may be made that will be applicable to the other situation of the same type, इसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, ये है जी आपका केस स्टडी, मतलब जब जहां पे हम लोग जो है अप्लाई करते हैं क्या, अदर सिचुएशन को, सेम टाइप के अदर सिचुएशन को जो है वहां पे जनरलाइजेशन मतलब अपनी थ्योरी को जो है वो लगाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, केस स्टडी। क्वांटिटेटिव रिसर्च इज कोल्ड, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है उसको जो है वो इज ऑल्सो कोल्ड, क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव रिसर्च वो है जो कैसी होती है, स्ट्रक्चर्ड नेचर की होती है, क्वालिटेटिव आपका अनस्ट्रक्चर्ड होती है, ध्यान रखना। रिसर्च डेट फोकस ऑन द सोशल इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन, जो सोशल इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो है वो कौन किस तरह की रिसर्च है, वो आपका फेमिनिस्ट रिसर्च, क्योंकि मैन और वुमेन में इनइक्वालिटी की बात हुई है, फेमिनिस्ट है वो। द इजीएस्ट एटीट्यूडनल स्केल विच इज सबमिटेड रेटिंग स्केल इज द, वो क्या है, वो है आपका लिकर्ट स्केल, ये सबसे इजीएस्ट जो है वो एटीट्यूड को नापने का सबसे इजीएस्ट स्केल है आपका, बेसिकली लिकर्ट स्केल बोलते हैं इसको। एरिक मेडलाइन एंड एबीआई इनफॉर्म आर इंस्टेंस ऑफ, ये सब जो है वो क्या है, ये सब इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस है आपके, बी। In which of the research paradigm the focus of concern is on interpreting reality in terms of participant perspective, यहाँ पे इंटरप्रेट करते रियलिटी को, ये क्या है आपका बेसिकली, ये एथनोग्राफिक रिसर्च। तो बोलता है किस रिसर्च पैराडाइम के अंदर फोकस जो कंसर्न है वो है इंटरप्रेट करना रियलिटी को इन टर्म्स ऑफ द पार्टिसिपेंट पर्सपेक्टिव, तो उसको बोलते हैं एथनोग्राफिक रिसर्च। इसके अंदर हम यही चेक करते हैं।
आगे, स्नोबॉल सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग ए सैंपल यूजिंग, जिसको इसके अंदर हम लोग जो है वो सैंपल जो है वो सिलेक्ट करते हैं यूजिंग क्या करके, नेटवर्क का इस्तेमाल करके। क्योंकि यहाँ पे हम पहले एक को पकड़ेंगे, फिर उसके वो कोई वो जो बात बोलेगा उसको ऑब्जर्व करके उसके बेस पर दूसरे को हम जो है वो चेक करेंगे, फिर तीसरे को, फिर चौथे को, इस तरीके से। आगे, फिर रिसर्च डिजाइन डेट नीड टू कलेक्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ऑन ए कंटिन्यूइंग बेसिस इज क्लासिफाइड एज, उसको जो है वो क्या बोलते हैं, वो है जी आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी डिजाइन। तो 65 का आएगा क्या, ए। मतलब एक ही बेसिकली सैंपल से लगातार, मतलब या एक ही कुछ वेरिएबल्स हैं उनसे जो है वो लगातार कुछ समय समय के बाद में जो है उनसे हम जो है वो डिटेल्स ले रहे हैं, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च डिजाइन। आगे, ए टेंटेटिव प्रोपोजिशन विद अननोन वैलिडिटी, ध्यान से सुनना, टेंटेटिव प्रोपोजिशन है और अननोन वैलिडिटी है जो स्पेसिफाई करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, तो उसको जो है वो क्या बोलते हैं, वो है जी आपका रिसर्च हाइपोथेसिस। ये एक टेंटेटिव प्रोपोजिशन होती है जिसके अंदर वैलिडिटी जो है वो क्या है, अननोन, और वैलिडिटी को ही अपने को क्या करना होता है, नोन बनाना है, उसको टेस्ट करना होता है, तो उसको बोलता है रिसर्च हाइपोथेसिस। लो जी, 66 क्वेश्चन ये हो गए। अब हम करेंगे आगे के क्वेश्चन। आओ जी, अब हम जो है वो सेकंड सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। सेकंड सेक्शन के अंदर हमारे 102 लगभग क्वेश्चन जो है वो हम करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो आ गया है, बोलता है काइंडली लुक एट द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप देखें और बताएं व्हाई स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक। एक आपकी जो है वो आपके सामने एक स्टेटमेंट आई और स्टेटमेंट ये है कि व्हाई, ऐसा क्यों है कि स्ट्रेसफुल लिविंग जो है उसकी वजह से क्या आते हैं, हार्ट अटैक आते हैं। ओके, इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन में वी नीड टू लुक एट द रिलेशनशिप बिटवीन टू एस्पेक्ट ऑफ ए सिचुएशन, दैट हाउ, एक तो हाउ कैसे, और एक व्हाई क्यों। वट विच काइंड ऑफ रिसर्च, इसमें इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन है, मान लो इनका सोल्यूशन ढूंढना है, तो इनके सोल्यूशन ढूंढने में किस तरह की जो है वो रिसर्च सिस्टम को आप लोग जो है वो एडॉप्ट करोगे। तो जब आपको जो है वो ढूंढना हाउ, किस तरीके से, ठीक है, और वाई, क्यों ऐसा होता है, तो यहां पे आपको चाहिए होती है एक्सप्लेनेशन। ओके, तो यहां पे हम लोग जो है वो यूज करेंगे इसको, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च को। तो यहां पे जो ऑप्शन आएगा वो है जी आपका एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। तो फर्स्ट का जो है वो बनता है क्या, डी। चलो जी, अब आएगा जी आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, कंसीडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट को जो है वो कंसीडर करें, ठीक है, और इनके बेस पर जो है वो आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी सही है। ओके, तो सबसे पहले बोलता है कैटेगोरिकल वेरिएबल जो है आर मेजर ऑन नॉमिनल और ऑर्डिनल मेजरमेंट स्केल। जो कैटेगोरिकल जो वेरिएबल है उसको आप लोग जो है वो नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों में मेजर करते हैं। जी बिल्कुल, जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होता है उसको हम नॉमिनल स्केल में भी और ऑर्डिनल दोनों के अंदर जो है वो मेजर करते हैं। तो फर्स्ट तो एकदम सही है। दूसरा बोलता है कंटिन्यूअस वेरिएबल आर मेजर ऑन ईदर ऑन इंटरवल और द रेशियो स्केल। बिल्कुल सही बात है। जो कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं जैसे 0 से लेके 5, 5 से लेके 10, 10 से लेके 20, ठीक है, तो ये जो है कंटिन्यूअस वेरिएबल, इनको हम मेजर करते हैं ईदर ऑन इंटरवल पे भी लेते हैं और रेशियो पे भी लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है। फिर बोलता है बोथ कैटेगोरिकल एंड द कंटिन्यूअस कैन बी मेजर अगेंस्ट एनी स्केल एज पर सिचुएशन। उनको मेजर कर सकते हैं अगेंस्ट एनी स्केल, तो नहीं, ये जो है वो क्या है, गलत है। तो ओनली फर्स्ट और सेकंड जो है वो क्या है जी आपके सही है। तो सेकंड का जो आंसर बनता है वो क्या बनेगा, ए आपका। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू सैंपलिंग फ्रेम। किसको हम बोलते हैं सैंपलिंग फ्रेम। देखो सैंपलिंग फ्रेम की अगर मैं बात करता हूं तो सैंपलिंग फ्रेम के अंदर जो है वो बेसिकली हम बात करते हैं कि आपने सैंपल के अंदर जो यूनिट्स लिए, यहां पे बेसिकली पॉपुलेशन की बात की जाती है। ओके, तो सैंपलिंग फ्रेम के बारे में बता रखा है कि किसको सैंपलिंग फ्रेम बोलते हैं। तो सैंपलिंग फ्रेम का मतलब होता है इट इज द लिस्ट ऑफ ऑल द यूनिट इन द पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के अंदर आने वाले सारे के सारे यूनिट फ्रॉम विच, जिनसे सैंपल को हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, सैंपलिंग फ्रेम। तो थर्ड का जो आंसर है वो क्या बनेगा, सी। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है द मल्टी स्टेज क्लस्टर सैंपल। मल्टी स्टेज और क्लस्टर सैंपलिंग है आपकी। ओके, इज मोस्ट हेल्पफुल। कहां पे आपकी हेल्पफुल है, तो ये हेल्पफुल है कहां पे देखना पड़ेगा इनमें से। सबसे पहला, देयर इज ए वाइड ज्योग्राफिकल डिस्पर्जन ऑफ पॉपुलेशन, जहां पे वाइड ज्योग्राफिकल डिस्पर्जन हो। बिल्कुल सही बात है। तो वहीं पे तो हम लोग जो है वो क्लस्टर्स को लेके चलेंगे, क्योंकि ज्योग्राफिकल डिस्पर्जन आ गया। डिस्पर्जन का मतलब कि पॉपुलेशन आपकी एक जैसी नहीं है। दूसरा, रिसर्चर का टाइम और मनी जो है वहां पे कंस्टेंट है। बिल्कुल सही बात है, हम सभी को जो है वो नहीं ले सकते, इसलिए हम सिंपल को लेके चल रहे हैं आपका। तीसरा, रिसर्चर वुड यूज ए प्रोबेबिलिटी सैंपल इन ऑर्डर टू जनरलाइज द रिजल्ट। बिल्कुल सही बात है, ये रिजल्ट यहां पे जो रिसर्चर है वो प्रोबेबिलिटी सैंपल को लेके चल रहा है पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन ढूंढने के लिए। तो तीनों की तीनों बातें जो है वो सही है। तो फोर्थ का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, डी। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ।
बोलता है स्टैंडर्ड एरर, जो स्टैंडर्ड एरर होती है एस्टिमेट की ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए स्टैटिक्स, स्टैंडर्ड एरर जो है वो क्या है, इज द एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टैटिक्स। दिस स्टैंडर्ड एरर इज ए स्टैटिस्टिकल मेजर, स्टैंडर्ड एरर जो है वो एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जिसके अंदर हम जो है वो क्या ढूंढते हैं, द एक्सटेंट कि कितना सैंपल का जो मीन है वो डिफर करता है किसके, पॉपुलेशन मीन के। तो स्टैंडर्ड एरर में हम यही तो देखते हैं बेसिकली, जो स्टैंडर्ड एरर होता है आपका, हम यहां पे ये देखते हैं कि हमारे सैंपल का मीन जो है वो पॉपुलेशन के मीन से कितना डिफर कर रहा है। तो फिफ्थ का जो बनेगा वो क्या बनेगा, बी। चलो जी आगे 6th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रेफर टू डेटा प्रोसेसिंग एरर, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है जिसका मतलब जो है वो क्या है आपका डेटा प्रोसेसिंग एरर। तो डेटा प्रोसेसिंग एरर के अंदर हम लोग जो है वो, डेटा प्रोसेसिंग एरर क्यों होती है, जब हम लोग जो है वो क्या करते हैं, फॉल्टी एप्लीकेशन करते हैं किसका, टेक्निक ऑफ कोडिंग एंड मैनेजिंग डेटा। डेटा को क्या करना है, कोडिंग करनी है, उनकी मैनेजिंग करनी है, उसको यूज करने में, मतलब डेटा को मैनेज करने में जब हम लोग जो है वो फॉल्टी एप्लीकेशन करते हैं टेक्निक का, तो उसको बोलते हैं हम लोग डेटा प्रोसेसिंग एरर। तो 6 का आंसर जो बनेगा वो क्या है, बी। चलो जी 7th, बोलता है लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को देखें इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। किसकी बात हो रही है, एक्सपेरिमेंटल। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर जो है वो क्या क्या इनमें से आपको बताना है, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है। सबसे पहला बोलता है रिसर्चर रैंडमली असेस करता है पार्टिसिपेंट को टू द ग्रुप, बिल्कुल सही बात है, रिसर्चर जो है यहाँ पे रैंडमली क्या करता है, असाइन करता है पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है जी, रैंडमली असाइन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा दे प्रोवाइड कंट्रोल, वो प्रोवाइड करता है कंट्रोल ओवर द एक्सटेनियस वेरिएबल, जो एक्सटेनियस वेरिएबल है वो हमारे कंट्रोल में होता है और उसी के बेस पर हम देखते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज होने पर या उसको मैनिपुलेट करने पर उसका डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या इंपैक्ट आ रहा है, दूसरा भी सही है। तीसरा द ट्रीटमेंट कंडीशन में भी फिजिकली मैनिपुलेट, जो कंडीशन है उनको मैनिपुलेट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देयर इज स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन ऑफ ग्रुप, क्या स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन भी करते हैं ग्रुप्स में, जी बिल्कुल करते हैं। एक्सपेरिमेंट इज डिजाइन टू रिड्यूस द थ्रेट टू द इंटरनल वैलिडिटी एंड द एक्सटर्नल वैलिडिटी, ये एक्सपेरिमेंट जो होता है उसको इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि उसके ऊपर एक्सटर्नल और इंटरनल वैलिडिटी का इंपैक्ट बिल्कुल कम से कम पड़े, जी बिल्कुल करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये सारी की सारी बातें इसमें इंक्लूड है। आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो 7th का जो है वो हो गया क्या, डी। चलो जी 8th क्वेश्चन, बोलता है इन दी सोशल साइंस के अंदर इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है टू गेट द मोस्ट रिलायबल रिजल्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन दिस कंटेक्स्ट। तो इसके बेस पर आपको बताना है, मतलब सोशल साइंस की बात हो रही है यहाँ पे, तो बोलता है कि बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, मतलब रिलायबल रिजल्ट को निकालना बहुत ही क्या है, डिफिकल्ट टास्क है। तो इसके बेस पर बताओ कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आएंगे। सबसे पहला वर्डिंग ऑफ द क्वेश्चन, मतलब यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है इसके बेस पर बताना है कौन सी स्टेटमेंट अप्लाई होती है इस कंटेक्स्ट में। ओके, तो पहला वर्डिंग, जो क्वेश्चन की वर्डिंग है क्या वो सोशल साइंस के अंदर जरूरी है, हाँ जी बिल्कुल जरूरी है। जो फिजिकल सेटिंग है इंटरेक्शन का, क्या वो भी जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है जी, कि आपने वेरिएबल को किस तरीके से जो है उनको क्या किया, सेट किया है। मूड ऑफ द रिस्पोंडेंट जरूरी है, जी जरूरी है, क्योंकि अगर वो मान लो हमको रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा तो हम कैसे, हमारा जो सोशल साइंस है वो हमारा खराब हो जाएगा। मूड ऑफ द इंटरव्यूअर, ये भी जरूरी है। नेचर ऑफ इंटरेक्शन, क्या ये जरूरी है, सर नेचर ऑफ इंटरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, अगर मूड रिस्पोंडेंट का इंटरव्यूअर का अगर पॉजिटिव है तो वहां पे नेचर इंटरेक्शन तो नेचुरल बात है, अच्छा होना है। तो 5th इसका पार्ट नहीं है। द रिग्रेशन इफेक्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ये जरूरी है, जी ये भी जरूरी है। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा, 8th का आपका 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6 है आपका सी, तो 8th का हो गया सी। चलो जी 9th, अगला क्वेश्चन है द रिसर्च डिजाइन इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इन द रिसर्च। जो रिसर्च डिजाइन है वो किससे रिलेटेड है, अगर बात करेंगे रिसर्च डिजाइन का तो वो किससे रिलेटेड है। सबसे पहला क्या रिसर्च डिजाइन जो है वो रिलेटेड है सैंपल सिलेक्शन से, जी बिल्कुल सैंपल सिलेक्शन इसका पार्ट है। फॉर्मेशन ऑफ द प्लान, जी बिल्कुल। डिसाइडिंग ऑफ द टूल फॉर डेटा कलेक्शन, जी बिल्कुल। हाइपोथेसिस मेकिंग, क्या हाइपोथेसिस मेकिंग जो है वो इसका पार्ट है क्या, नो। चॉइस ऑफ फील्ड ऑफ इंक्वायरी, क्या ये इसका पार्ट है रिसर्च डिजाइन का, नो। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बोले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड बी। तो 9th का हो गया कौन सा आपका, बी। 10th क्वेश्चन, लो जी, इन ए रिसर्च, मतलब रिसर्च के अंदर टोटल पॉपुलेशन स्मॉल है, एक ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर टोटल पॉपुलेशन क्या है, बहुत ही स्मॉल है। द इजी मेथड ऑफ सैंपलिंग इज टू नंबर ईच एलिमेंट यूजिंग सेपरेट स्लिप वाला आपको मैंने बताया था, स्लिप ऑफ पेपर जहां पे हम इस्तेमाल करते हैं तो वो कौन सी होती है, फिश बाउल सैंपलिंग मेथड। तो आंसर तो इसका फिश बाउल है, बाकी आगे भी पढ़ लो एक बार। ऑल द स्लिप आर पुट इन ए बॉक्स, सभी स्लिप को हम बॉक्स में पुट करते हैं। रिसर्चर पिक देम आउट वन बाय वन विदाउट लुकिंग अंटिल द नंबर ऑफ स्लिप सिलेक्टेड इक्वल द डिजायर्ड सैंपल साइज, तब तक निकालते रहेंगे जब तक सैंपल साइज हमारा जो है, जो हमने सोचा था उतना इकट्ठा ना हो जाए। तो ये कौन सी टेक्निक है, तो ये है आपका फिश बाउल सैंपलिंग मेथड। तो 10th का जो है वो है कौन सा, बी। चलो जी 11th क्वेश्चन क्या बोलता है,
इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्टडी, किस रिसर्च स्टडी में इंटरप्रिटेशन एंड मीनिंग गेट मोर अटेंशन देन फॉर्मुलेशन ऑफ द जनरलाइजेशन। इंटरप्रिटेशन और मीनिंग जो है वो ज्यादा अटेंशन का एरिया है, मतलब जहां पे हम लोग जो है मीनिंग के ऊपर फोकस ज्यादा करते हैं, ना कि फॉर्मुलेशन और जनरलाइजेशन थ्योरी के ऊपर ना करके। तो वो कौन सी रिसर्च होती है? तो इसके अंदर एक तो हिस्टोरिकल स्टडी, वहां पे हम लोग जो है वो किसके ऊपर, हमारा जो मेन जो मकसद होता है वो होता है मीनिंग को देखना। दूसरा, सर्वे में ऐसा करते हैं क्या? तो सर्वे के अंदर हम ऐसा नहीं करते, वहां पे हम तो जनरलाइजेशन के ऊपर जो डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पे हम लोग थ्योरी मेकिंग का काम, सर्वे जब हम कर रहे हैं तो किसी एक बात को प्रूव करना चाहते हैं, ठीक है। फिलोसफिकल रिसर्च बिल्कुल यहाँ पे जो है हमारा मेन फोकस का एरिया मीनिंग्स के ऊपर ही होता है, ठीक है। एथनोग्राफी के अंदर भी हमारा मेन फोकस का एरिया आपके इंटरप्रिटेशन के ऊपर ही होता है, ठीक है। और हाइपोथेटिको डिडक्टिव स्टडी, इसके अंदर इस पे होता है नहीं, ये तो थ्योरी, ये बेसिकली थ्योरी जनरेशन के लिए होता है, ठीक है ना, तो ये हमारा पार्ट नहीं है। दूसरा, एक्सपोर्ट फैक्टर स्टडी, ये भी इसका पार्ट नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हो गया जी आपका डी, 11th का हो गया डी ऑप्शन। चलो जी अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट है किसके बारे में? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के बारे में। तो देखना पड़ेगा। सबसे पहला, दिस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च ऐसी है जो डिस्क्राइब करती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन और फिनोमेना दैट इज बीइंग स्टडी, बिल्कुल सही बात है। दिस मेथोडोलॉजी फोकस मोर ऑन द व्हाट, क्या के ऊपर फोकस होता है, रादर देन व्हाई, ये भी बिल्कुल सही बात है। एंड दिस शुड प्रेफरली बी ए क्वालिटेटिव रिसर्च, क्या ये एक क्वालिटी रिसर्च है? जी बिल्कुल सही बात है। तो तीनों की तीनों बातें सही है, तो आंसर जो आएगा वो क्या? डी, ऑल ऑफ द अबव। आगे 13th क्वेश्चन बोल दे, थ्रू विच रिसर्च मेथड, किस रिसर्च मेथड के थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द इफेक्ट ऑन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एग्जामिन विद रेफरेंस टू द हाइपोथेसिस अंडर द कंट्रोल्ड कंडीशन। किस रिसर्च के अंदर आप लोग जो है वो क्या करते हो? मैनिपुलेट करते हो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को और उसका इफेक्ट देखते हो डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो इसका आंसर जो है वो है कौन सा? एक्सपेरिमेंटल। आंसर क्या आएगा? एक्सपेरिमेंटल। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर हम यही काम करते हैं। नेक्स्ट 14 जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बारे में कुछ जो है वो बातें बोली हैं और बताने में से कौन सी करेक्ट है। सबसे पहला, ए रिसर्च हाइपोथेसिस अगर हम बात करते हैं शुड बी कैपेबल वेरिफिकेशन। जो रिसर्च हाइपोथेसिस है वो कैपेबल है वेरिफिकेशन के लिए, बिल्कुल सही बात है। रिसर्च को जो हमारा हाइपोथेसिस है उसको हम वेरीफाई करते हैं। आगे, रिसर्च हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल, स्पेसिफिक, कंसेप्चुअल, क्लियर होना चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए। रिसर्च हाइपोथेसिस शुड बी रिलेट टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, बिल्कुल होना चाहिए। द रिसर्च हाइपोथेसिस शुड नॉट बी operational as hypothesis itself may be an assumed value, no sir, ये सही नहीं है। should not be operational, ऐसा क्या, ऐसा होना चाहिए? operational नहीं होना चाहिए सर, operational होना चाहिए। तो फोर्थ चॉइस का पार्ट नहीं है, तो आंसर जो आएगा ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, ए शिफ्ट इन द रिस्पॉन्स एटीट्यूड इन द रिस्पोंडेंट बिटवीन 2 पॉइंट ड्यूरिंग डेटा कलेक्शन। डेटा कलेक्शन के अंदर जब वो रिस्पोंडेंट जो है वो क्या करता है? शिफ्टिंग करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं जी हम लोग क्या? रिग्रेशन इफेक्ट। आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? सी। आगे, द टाइम फ्रेम ड्यूरिंग विच रिसर्च स्टडी एक्सप्लोर सिचुएशन और प्रॉब्लम इज कॉल्ड, उसको क्या बोलते हैं? जो टाइम फ्रेम होता है इसको बोलते हैं बेसिकली हम लोग क्या? रेफरेंस पीरियड, ए। आगे, फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई दोज विच आर कॉल्ड द नॉन प्रोबेबिलिटी। कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी मेथड है सैंपलिंग का? तो सबसे सिंपल रैंडम प्रोबेबिलिटी वाला है। डायमेंशनल सैंपलिंग, ये जो आपका डायमेंशनल सैंपलिंग है ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है। स्नोबॉल सैंपलिंग जो है ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी है। क्लस्टर सैंपलिंग नहीं। कोटा सैंपलिंग नॉन प्रोबेबिलिटी है। स्ट्रेटिफाइड ये नहीं है, ये प्रोबेबिलिटी वाला है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ। सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ है डी। 17th का हो गया कौन सा? डी। आगे, कॉमनली यूज इन साइंस, ऐसा इसमें से कौन सा प्रोसेस है, रिसर्च प्रोसेस जो यूज होता है साइंस में, सच एज सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मेडिसिन। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज ए कलेक्शन ऑफ द रिसर्च डिजाइन विच मेक यूज ऑफ मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल टेस्टिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द। तो ये कौन सा जो है बेसिकली आपका डिजाइन, तो ये होता है आपका कैजुअल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस है? कैजुअल। कैजुअल प्रोसेस होता है जिसको कॉमनली यूज किया जाता है साइंस में, लाइक सोशियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। और ये कलेक्शन होता है किस रिसर्च डिजाइन का, विच मेक यूज ऑफ मैनिपुलेशन एंड कंट्रोल टेस्टिंग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कैजुअल प्रोसेस। तो बेसिकली इसके लिए होता है, मतलब हम वहां पे जो है वो क्या करना चाहते हैं? कैजुअल प्रोसेस जो है वो जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे।
आगे लुक एट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ, आप जो है वो स्टेटमेंट देखो इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, और आपको बताने में से कौन से जो उसके ऊपर क्या है एप्लीकेबल है। सबसे पहला द रिसर्च रैंडमली, एक्सपेरिमेंटल की बात हो रही है, द रिसर्च रैंडमली असाइन पार्टिसिपेंट टू ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। दे प्रोवाइड कंट्रोल ऑफ द एक्सचेंज वेरिएबल, बिल्कुल सही बात है। ट्रीटमेंट कंडीशन में फिजिकली मैनिपुलेट करते हैं। स्टैटिस्टिकल कंपैरिजन द ग्रुप में होता है। एक्सपेरिमेंटल इज डिजाइन टू रिड्यूस द थ्रेट टू द इंटरनल एक्सटर्नलिटी, बिल्कुल। तो आंसर जो आएगा वो क्या ऑल ऑफ द अबव। लो जी अभी रिपीट भी हुआ था, एक बार रिपीट हो गया दोबारा। 19th का डी, 20th क्वेश्चन पढ़ो। बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और इनमें से बता कौन से जो है वो क्या है राइट है। सबसे पहला ए पेशेंट बिलीव दैट ही और शी इज रिसीविंग ट्रीटमेंट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन हिज और हर रिकवरी फ्रॉम एन इलनेस इवन इफ ट्रीटमेंट इज इनइफेक्टिव। पेशेंट का जो बिलीफ है कि वो रिसीव करेगा ट्रीटमेंट, अगर उसने ट्रीटमेंट रिसीव किया वो प्ले करेगा इंपॉर्टेंट रोल उसकी रिकवरी के अंदर, चाहे ट्रीटमेंट जो इनइफेक्टिव हो। तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर मान लो हम ट्रीटमेंट लेते हैं तो उससे हमको ये होता है कि चाहे ट्रीटमेंट का इफेक्ट ना पड़े, बट हमारा एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ये होता है कि अगर आपने दवाई खा ली तो मतलब आप ठीक हो जाओगे। फिर आगे बोलता है प्लेसबो स्टडी इन्वॉल्व 2 और 3 ग्रुप, प्लेसबो स्टडी के अंदर हम जो है वो इन्वॉल्व करते हैं 2 या 3 ग्रुप को, डिपेंडिंग ऑन वेदर और नॉट द रिसर्चर वांट टू हैव ए कंट्रोल ग्रुप, बिल्कुल सही बात है। फिर आगे बोलता है इफ द रिसर्चर डिसाइड टू हैव ए कंट्रोल ग्रुप, द फर्स्ट ग्रुप रिसीव द ट्रीटमेंट, द सेकंड रिसीव द प्लेसबो ट्रीटमेंट एंड द थर्ड द कंट्रोल ग्रुप रिसीव नथिंग, ये भी बिल्कुल सही बात है। फोर्थ द डिसीजन अबाउट द ग्रुप एलोकेशन कैन बी मेड थ्रू रैंडमाइजेशन, जो डिसीजन होता है वो रैंडमाइजेशन के ऊपर बेस्ड होता है, बिल्कुल सही बात है। तो सारी की सारी बातें जो है आपकी जो है वो क्या है करेक्ट है। तो आंसर जो आएगा वो क्या ऑल ऑफ द अबव। 20 का हो गया जी आपका डी। नेक्स्ट 21 बोलता है रिसर्चर मैनिपुलेट करता है 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली, एक साथ उसको जो है वो क्या करता है आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को वो आपका मैनिपुलेट करे मतलब चेंज करता है ऑब्जर्व करने के लिए उनका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे। दिस डिजाइन अलाउ करता है फॉर द टेस्टिंग ऑफ 2 और मोर हाइपोथेसिस इन ए सिंगल प्रोजेक्ट, तो उसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, ये है जी आपका फैक्टोरियल डिजाइन। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा फैक्टोरियल डिजाइन, जिसके अंदर हम लोग जो है वो क्या करते हैं चेंज करते हैं 2 या 2 से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, ठीक है, और ऑब्जर्व करते हैं उनका इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंडेंट पे। दिस डिजाइन अलाउ करता है टेस्टिंग ऑफ द 2 और मोर हाइपोथेसिस इन ए सिंगल प्रोजेक्ट, एक ही प्रोजेक्ट के अंदर आप जो है वो एक से ज्यादा रिसर्च डिजाइन को जो है वो क्या कर सकते हो टेस्ट कर सकते हो। तो ये इसको क्या बोलते हैं, ये फैक्टोरियल डिजाइन होता है जिसके अंदर हम जो है वो एक से ज्यादा जो है वो फैक्टर्स देखते हैं और उनका जो है इम्पैक्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं चेक करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज यूज वेयर, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को जो है वो कहां पे इस्तेमाल करते हैं, टाइम प्रायोरिटी जो कैजुअल रिलेशनशिप में निकालना हो जी वहां पे भी करते हैं, कंसिस्टेंसी आपको चेक करनी हो कैजुअल रिलेशनशिप में यहां भी करते हैं, मैग्नीट्यूड आपको देखना हो कोरिलेशन है या नहीं है 2 वेरिएबल में यहां भी करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आप कंसीडर करो इनमें से बताना कौन सी क्या है करेक्ट है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो बतानी है। सबसे पहली जो है वो आएगा क्या, ट्रू एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव ए कंट्रोल ग्रुप, जो ट्रू एक्सपेरिमेंट होता है उसमें उसका एक कंट्रोल ग्रुप होना चाहिए जी बिल्कुल। एक्सपेरिमेंट जो होता है आपका उसके अंदर एक कंट्रोल ग्रुप होता है जिसको हम जो है वो क्या करते हैं कंट्रोल करते हैं, सही है ये। कंट्रोल ग्रुप इज ए ग्रुप ऑफ द रिसर्च पार्टिसिपेंट दैट रिजेंबल द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप बट डू नॉट रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, बिल्कुल सही बात है, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट नहीं होगा। द कंट्रोल ग्रुप प्रोवाइड ए रिलायबल बेसलाइन डेटा टू व्हिच वी कैन कंपेयर द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बिल्कुल सही बात है। तीनों की तीनों बातें जो है वो क्या है रिगार्डिंग द कंट्रोल ग्रुप, सही है। तो आंसर जो आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो 23 का जो है वो हो गया जी आपका डी। 24 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट से इनको कंसीडर करो और इनमें से जो है वो आपको बताना कौन सी सही है। पहला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप इज द ग्रुप ऑफ द रिसर्च पार्टिसिपेंट हु रिसीव द एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट, सही बात है। ट्रू एक्सपेरिमेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 कंट्रोल, जो ट्रू एक्सपेरिमेंट होता है उसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है एंड 1 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है जिसके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हो। दो इट इज पॉसिबल टू हैव मोर देन 1 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो दोनों की दोनों बातें जो है वो क्या है सही है रिगार्डिंग द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो आंसर जो आएगा 24 का वो आएगा सी। अब आ गया जी आपका 25वां कंसीडर द फॉलोइंग, आपको जो फॉलोइंग स्टेटमेंट को कंसीडर करो, फिर इसके बेस में बताना है कि द 3 स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द फॉर, किसको वो रिफ्लेक्ट करती है। पहला दिस स्टेप इज प्रोबेबली द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, मतलब ये जो चारों में से जो है वो बताना है, चारों के रिगार्डिंग आपको देखना है और बताना है ये किसके ऊपर जो है वो ये लाइंस रिजेंबल करती हैं। तो बोलते हैं दिस स्टेप इज प्रोबेबली द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस, ठीक है। तो ये सबसे क्रूशियल पार्ट जो है प्लानिंग प्रोसेस का वो कौन सा होता है बेसिकली, अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका हाइपोथेसिस का, जब आप हाइपोथेसिस को जो आप सिलेक्ट करते हैं तो ये, ठीक है। आगे देखो दीज स्टेटेड रिसर्च क्वेश्चन प्रोवाइड द बेसिस फॉर द डिजाइन एंड डेटा एनालिसिस, तो मेन जो रिसर्च क्वेश्चन जो है जो स्टेट करता है वो यही तो होता है जहां पे हम ये पालते हैं कि 2 वेरिएबल के बीच में जो है वो रिलेशन है और अगर डिफरेंस है तो वो सिग्निफिकेंस नहीं है। तो वो बेसिकली जो रिसर्च क्वेश्चन जो आपका बनता है वो उसको बोलते हैं क्या, वो हाइपोथेसिस तो बोलते हो, हाँ जी, नल हाइपोथेसिस जो हम
फ्रेम करते हैं। आगे, दिस स्टेप गाइड द रिसर्चर डिसीजन एज टू गो फॉर एन एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और सम अदर ओरिएंटेशन। तो बात किसकी हो रही है? ये तीनों की तीनों बातें आपका हाइपोथेसिस से। चलो जी नेक्स्ट 26वां क्या बोलता है? आओ जी 26वां बोलता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एक्सपेरिमेंटल टेस्ट। सबसे पहला, दिस टाइप ऑफ डिजाइन हैज टू रैंडमली असाइंड ग्रुप, एक एक्सपेरिमेंटल और एक कौन सा? कंट्रोल। तो एक एक्सपेरिमेंटल है और एक कौन सा है जी? आपका कंट्रोल है। ठीक है जी। दूसरा, नीदर ग्रुप इज प्री टेस्टेड बिफोर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रीटमेंट एंड द ट्रीटमेंट इज अप्लाइड टू द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो ये कौन सा? ये आपका पोस्ट टेस्ट ओनली डिजाइन। तो 26 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी। नेक्स्ट 27, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई इन केस ऑफ द ट्रू एक्सपेरिमेंट। इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो इनके ऊपर अप्लाई होते हैं? पहला, कंट्रोल ग्रुप एंड द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ये अप्लाई होता है। रिसर्च मैनिपुलेट एक वेरिएबल, एक जो है वो रिसर्चर क्या करता है? मैनिपुलेट द वेरिएबल को। एंड रैंडम असाइनमेंट होती है, होते तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? ऑल ऑफ द अबव। 27 का डी। 28 देखो, इन द क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, मतलब जो एक्सपेरिमेंट, एक ऐसा डिजाइन जो एक्सपेरिमेंटल तो नहीं है बट एक्सपेरिमेंटल वाले उसमें सारे फीचर हैं, इज अप्लाई इन द सिचुएशन वेयर। कहां पे उसको आप जो है वो क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। पहला, द रिसर्चर हैज लेस कंट्रोल ओवर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन इन द क्लासिकल डिजाइन। बिल्कुल सही बात है। इसी यहीं पे हम लोग, मतलब कंट्रोल तो है लेकिन कम कंट्रोल है। एंड दूसरा, द क्लासिकल डिजाइन इज मच ईजियर। बी, ये भी सही है। तो दोनों की दोनों बातें जो है वो सही है। मतलब इन दोनों सिचुएशन के अंदर हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसको? क्वासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को। तो 28 का हो गया सी। चलो जी 29, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। इनमें मतलब एक लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होगा। आगे, दिस डिजाइन इज यूज्ड व्हेन देयर इज ए इनहेरेंट डिफरेंस है बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द पॉसिबल डिफरेंस है किसमें? एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग सम होमोजेनिटी टू ईच ग्रुप। और ये इंपॉर्टेंट है कि हम यहां पे कुछ क्या लेके आए? होमोजेनिटी लेके आए। तो बताओ ये किसका पार्ट है? तो ये है जी आपका रैंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन। तो 29 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? बी। फिर है जी आपका 30, रिसर्च इज नॉट कंसिडर एथिकल। रिसर्च को जो है वो एथिकल नहीं माना जाएगा अगर उसके अंदर प्राइवेसी नहीं है और एनोनिमिटी है रिस्पोंडेंट की, तो उसको जो है वो ज्यादा एथिकल नहीं माना जाएगा। बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ हार्म दैट माइट बी सफर्ड बाय द रिसर्च पार्टिसिपेंट। इनमें से कौन सा ऐसा हार्म है जो उसको सफर हो सकता है रिसर्च पार्टिसिपेंट को? फिजिकल इंजरी भी हो सकती है। स्ट्रेस एंजाइटी भी फील कर सकता है, यस। इंपेयर डेवलपमेंट हो सकती है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? डी। इंपेयर डेवलपमेंट का मतलब कि उसकी डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर ना हो। तो आंसर जो आएगा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों तरह के हार्म्स हैं जो सफर कर सकता है आपका रिसर्च पार्टिसिपेंट। तो 31 का आंसर जो है वो क्या आएगा? डी। 32, द मेन पर्पस ऑफ द पर्सनल डेटा बीइंग केप्ट कॉन्फिडेंशियल इन द रिसर्च स्टडी इज। जो मेन पर्पस है, मतलब हम डेटा को जो है वो क्या करना चाहते हैं? हम उसको कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। तो उसका जो हमारा मेन पर्पस है वो क्या है? वो है टू हाइड फ्रॉम पार्टिसिपेंट व्हाट हैज बीन रिटन अबाउट देम। क्या इस चीज को हम देखते हैं? नहीं। एप्रीहेंशन ऑफ द हार्म आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्लोजर ऑफ द पर्सनल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल। इसके लिए हम लोग जो है उनके जो डेटा है उसको हम क्या करना चाहते हैं? कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। तो आंसर जो आएगा इसका बी। 33वां 33 क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है? द एक्ट ऑफ पब्लिशिंग द सेम डेटा एंड रिजल्ट इन मोर देन वन जर्नल और पब्लिकेशन रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोफेशनल इशू। ये कौन सा इशू आपका? तो ये है आपका डुप्लीकेट पब्लिकेशन। बी। आगे, why is it important that the personal data about the research participant be kept within secure confidential record? ऐसा क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ऐसा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं वहां पे प्रिंसिपल ऑफ रिसर्च एथिक्स, हमारा जो रिसर्च एथिक्स है उसके प्रिंसिपल को हम एडेयर करते हैं, इसीलिए हम लोग जो है वो रिकॉर्ड्स को क्या रखते हैं? कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। तो 34 का आएगा ए। 35वां, द डिग्री टू विच द रिजल्ट ऑफ द स्टडी कैन बी एक्सटेंडेड टू द अदर सेटिंग। अदर सेटिंग में भी हम लगा सकते हैं, वो क्या है? तो वो है बेसिकली क्या आपका इकोलॉजिकल जर्नलाइबिलिटी। जब हम जो है वो अदर सेटिंग्स के ऊपर भी, देखो रिजल्ट को दूसरी जगह लगाना तो जर्नलाइबिलिटी हो गया, लेकिन जब हम लोग जो है अपने रिसर्च स्टडी को एक्सटेंड करते हैं अदर सेटिंग्स में, मतलब वेरिएबल्स के अंदर हमने चेंज भी कर दिया, एक नॉर्मल जो इकोलॉजिकल जो एनवायरमेंट है वो आपका चेंज भी हो गया, वहां पे भी आप अगर उसको लगा सकते हो तो हम उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल जर्नलाइबिलिटी, जहां पे जो है वो एक रिसर्च के रिजल्ट को आप लोग जो है वो अलग अलग सेटिंग्स के अंदर भी या अलग अलग कंडीशंस के अंदर भी जो है वो लगा सकते हो। तो 35 का आएगा डी। 36, as the value of one variable is increasing, the value of the second is also increasing, then the correlation बताओ कौन सा होता है? सर अगर एक बढ़ रहा है, मतलब एक वेरिएबल अगर इंक्रीज हुआ दूसरा भी इंक्रीज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग
पॉजिटिव, तो ये कौन सा है? पॉजिटिव। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर एक डाउन हो रहा है दूसरा भी डाउन हो रहा है तो ये भी क्या है? पॉजिटिव, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन के अंदर जो है वो क्या हो रहा है? मूव ऑन कर रहा है। लेकिन अगर एक बढ़ रहा है और एक डाउन जा रहा है तो ये नेगेटिव, या एक डाउन जा रहा है और एक बढ़ रहा है तो ये जो है ये भी क्या? नेगेटिव। तो आंसर यहां पे जो है वो क्या आएगा? पॉजिटिव। 36 का जो आएगा वो क्या आएगा? ए। 37, it is important that academics produce result that can be widely used and valued by the academic community around the world. This is termed as, इसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये होता है आपका citation impact, B। आगे, Which of the following is most likely to make use of the internet? इनमें से किसको जो है हम लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं? इसमें से इंटरनेट में सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ होता है? तो वेब कॉन्फ्रेंसिंग जो होती है, मतलब कोई कॉन्फ्रेंस जब हम वेब के माध्यम से करते हैं मान लो, ठीक है, तो उसको वहां पे इंटरनेट का यूज सबसे ज्यादा होता है। चलो जी आगे। A researcher conduct 3 experiment with 100 subject, each following uniform design instead of one experiment with the 3 subject. This is known as, इसको जो है वो हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? ये है जी आपका वैलिडेशन। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? वैलिडेशन। नेक्स्ट, जनरलाइज कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज, जनरलाइज कंक्लूजन निकालना सैंपल के बेसिस पे, उसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये है जी आपका स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस। इसको बोलते हैं हम लोग क्या? ये जनरलाइज कंक्लूजन है किसके बेस पर? सैंपल के बेस पर। आगे, रिसर्चर अल्टीमेटली चाहता है वॉन्ट द आंसर टू द रिसर्च क्वेश्चन टू प्रिटेंड टू द, तो ये इसको मतलब रिसर्चर अल्टीमेटली वॉन्ट द आंसर, रिसर्चर क्या चाहता है? आंसर चाहता है टू रिसर्च क्वेश्चन का, तो इसको जो है वो हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं? तो ये है जी आपका टारगेट पॉपुलेशन। किससे मतलब रिसर्चर आंसर चाहता है रिसर्च करके, रिलेटेड टू किससे, किसका आंसर चाहता है? तो रिलेटेड टू द टारगेट जो पॉपुलेशन, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसके बारे में हम लोग जो है वो रिसर्च क्यों करते हैं? रिसर्च करने के पीछे हमारा जो मेन मोटिव है वो क्या है? हमारी जो कुछ टारगेट पॉपुलेशन है उसके बारे में हम लोग रिसर्च करके और उसका कुछ उनके कुछ अनसोल्व आंसर्स को जो है वो सोल्व करना चाहते हैं, या कुछ ऐसी बातें जो अभी तक हमने निकाली नहीं थी उनको हम देखना चाहते हैं। आगे, एन इन्वेस्टिगेटर वोंट, एक इन्वेस्टिगेटर जो है वो यहां पे चाहता है टू स्टडी द वोकेशनल एस्पिरेशन ऑफ द विजुअली चैलेंज चिल्ड्रन इन अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, तो वहां पे ही शुड सिलेक्ट द सैंपल बाय यूजिंग, तो वो किसको जो है वो सिलेक्ट करेगा? जब एस्पिरेशन विजुअली चैलेंज चिल्ड्रन इन द वाइड ज्योग्राफिकल एरिया है, ओके, तो यहां पे वो यूज करेगा किसको? स्ट्रेटिफाइड सैंपल्स को। आगे, Here some people have greater chance of being elected than other member of the population, it is called, जहां पे कुछ को ज्यादा चांस है और बाकियों के मुकाबले में, तो इसको जो है वो क्या बोलते हैं? ये है जी आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी में तो सबको इक्वल चांस होता है, लेकिन यहाँ पे एक को ज्यादा है और एक को कम है, तो उसको बोलेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द क्वांटिटेटिव टर्म, इसमें से किसको क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर जो है वो हम लोग जो वो मेजर नहीं कर सकते? वो है आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड, इसको जो है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते। जो आपका इकोनॉमिक स्टेटस है उसको पैसों के तौर पे हम देख सकते हैं, मैरिटल स्टेटस को देख सकते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को देख सकते हैं, बट प्रोफेशनल एटीट्यूड जो है इसको हम यहां पर नहीं देख सकते। आगे, while the statistical measure based upon entire population is called parameter, the measure based upon a sample, sample के बेस पर जो आप निकालते हो उसको जो है वो क्या बोलते हो? वो होता है जी सैंपल के क्या होते हैं? स्टैटिक्स। जो पॉपुलेशन के पैरामीटर होते हैं सैंपल के स्टैट्स होते हैं, जैसे सैंपल का मीन, सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको बोलते हैं हम लोग। आगे, a researcher divide the school student on the basis of the gender and then by using the random digit table he selects some of them from each group, this process is called, ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं? ये है आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, क्योंकि यहाँ पे पहले जो है जेंडर के बेस पर क्या किया? अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया और फिर उनमें से रैंडम को सिलेक्ट, रैंडमली सैंपल को क्या किया? सिलेक्ट किया, तो ये है जी आपका स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग। आगे, विच टेक्निक इज जनरली फॉलो व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, जब पॉपुलेशन फाइनाइट है तो हम किसको जो है किस टेक्निक को हम इस्तेमाल करेंगे? तो हम करते हैं वहां पे बेसिकली किसको? जो हमारी सिस्टमेटिक रैंडम सैंपलिंग है इसको हम लोग जो है वो क्या करते हैं? यूज करते हैं। सी, ए रिसर्चर डिवाइड इस पॉपुलेशन इनटू सर्टेन ग्रुप, रिसर्चर जो है वो उसने डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन को कुछ ग्रुप्स में, फिक्स किया साइज ऑफ द सैंपल फ्रॉम ईच ग्रुप, इट इज कोल्ड, इसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं? ये होता है जी हमारा कोटा सैंपलिंग। कोटा के अंदर डिवाइड करते हैं पॉपुलेशन को अलग अलग ग्रुप में और फिर फिक्स करते हैं कि इतना सैंपल हम वहां से क्या करें? सिलेक्ट करेंगे। आगे, इफ ए रिसर्चर सिलेक्ट 5 स्कूल, अगर रिसर्चर ने 5 स्कूल को सिलेक्ट किया रैंडमली एंड इंटरव्यू के ईच ऑफ द टीचर इन दोस 5 स्कूल, हर एक टीचर को उसने जो है फिर क्या किया? इंटरव्यू किया, तो बताओ ये किसका पार्ट है? ये है जी आपका क्लस्टर रैंडम सैंपलिंग। तो क्लस्टर के अंदर में ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन को जो है वो क्या करते हैं? सिलेक्ट करके और फिर उसको जो है वो क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। आगे, विच ऑफ दीज इज नॉट ए मेथड डेटा कलेक्शन, इनमें से कौन सा डेटा कलेक्शन का जो है वो मेथड नहीं है? जो डेटा कलेक्शन का मेथड नहीं है, तो क्वेश्चनायर के थ्रू डेटा का कलेक्शन होता है, इंटरव्यू के थ्रू होता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू होता है, एक्सपेरिमेंट के थ्रू नहीं है, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? डी।
आगे, पर्पस ऑफ द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग इज टू मेक सर्टेन डेट, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या होता है, यहां पे हम सर्टेन करते हैं डेट द प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द डिफरेंट कैटेगरी, कि हम जो है वो क्या हमने क्या किया है, प्रोपोर्शनलिटी रिप्रेजेंट किया है किसको, अलग अलग कैटेगरी को। तो 51 का जो आएगा वो क्या आएगा, बी। आगे, रिस्पॉन्डिंग टू ए सब्सटेंस लाइक ए शुगर पिल एज इफ इट वर ए ड्रग इज कॉल्ड, उसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सचेंजियस फैक्टर। रिस्पोंड कर रहे हैं सब्सटेंस का लाइक ए शुगर पिल एज इफ इट वर ए ड्रग, अगर वो उसको ड्रग के तौर पे यूज करते हैं वो क्या है, एक एक्सचेंजियस फैक्टर है आपका। आगे, ए स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज फॉर द लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल टू एस्टैब्लिश वेदर देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ द ग्रुप टू बी इंटर रिलेटेड, तो उसको जो है वो क्या बोलते हैं, वो है जी आपका फैक्टर एनालिसिस, सी। When study an active independent variable and intervention or treatment given to the group of participant is called, तो इसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, ये है जी आपका एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ए। A variable that is presumed to cause a change in another variable is called, मतलब एक वेरिएबल जिसको हम प्रिज्यूम करते हैं कि वो क्या कारण बनेगा, ठीक है, दूसरे वेरिएबल में चेंज होने का, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वो है जी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इंपैक्ट हम चेक करते हैं किसी ऊपर डिपेंडेंट पे। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो क्या होता है, कॉज होता है, और जो डिपेंडेंट है ये क्या होता है आपका इफेक्ट होता है, ये ध्यान रखना आप लोग। चलो जी नेक्स्ट, दीज वेरिएबल्स, ये जो वेरिएबल है, आर दोज दैट आर क्रिएटेड बाय द रिसर्चर एंड आर टिपिकली फाउंड इन द एक्सपेरिमेंटल स्टडी, ये वेरिएबल है जिसको जो क्रिएट किया करता है कौन, रिसर्चर, एंड आर टिपिकली फाउंड पाया जाता है कहां पे, एक्सपेरिमेंटल स्टडी में। तो ये कौन सा, ये होता है मैनिपुलेटेड वेरिएबल। An experiment is performed to test the effect of the sleep deprivation on rote memory, रोट मेमोरी के ऊपर जो है हम देख रहे हैं, मतलब रट्टाफिकेशन के ऊपर। इन दिस एक्सपेरिमेंट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल द डिपेंडेंट वेरिएबल इज, तो बताओ यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो कौन सा है, तो वो है रोट मेमोरी, क्योंकि हम यहाँ पे परफॉर्म करें टेस्ट जिसमें इफेक्ट है स्लीप डिप्रीवेशन का। मान लो कि ये स्लीप डिप्रीवेशन का इफेक्ट देख रहे हैं किस पे, रोट पे, तो स्लीप डिप्रीवेशन जो है वो क्या है, वो तो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो रोट मेमोरी है वो है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पे जो है रोट मेमोरी जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। आगे, विच द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द रिसर्च क्वेश्चन, इनमें से किसको डिस्क्राइब करते हैं डेवलपमेंट प्रोसेस फॉर द रिसर्च क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो वो क्या है, वो है जी आपका ए ब्रॉड क्वेश्चन इज मेड मोर स्पेसिफिक एज टर्म आर मोर क्लियरली डिफाइंड। तो आंसर जो है 58 का वो है ए। 59, असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जो है रिसर्चेबल क्वेश्चन का वो क्या है, असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक जो है रिसर्चेबल क्वेश्चन का वो ये होता है कि इट इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द डेटा कलेक्शन दैट कैन बी कलेक्टेड इन द अटेम्प्ट टू आंसर ए क्वेश्चन। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 59 का बी, ये असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होता है, ध्यान रखना। फिर हाइपोथेसिस कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, हाइपोथेसिस जो है वो क्या होता है, हाइपोथेसिस एक प्रिडिक्शन होती है और सम सॉर्ट रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम ऑफ द स्टडी। हाइपोथेसिस ये क्या होती है, एक प्रिडिक्शन होती है किसी तरीके की, जो हम लेते हैं किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम, जो हम चाहते हैं उसके रिगार्डिंग हमने एक प्रिडिक्शन लगा लिया, मतलब हम क्या रिसर्च का आउटकम चाहते हैं तो उसके बारे में प्रिडिक्शन लगा लिया, उसको बोलते हैं रिसर्च हाइपोथेसिस। आगे, Which of the following is an advantage of stating the hypothesis? अगर आपने हाइपोथेसिस को स्टेट कर दिया तो क्या फायदा मिलेगा, हाइपोथेसिस अगर टेस्ट कर दिया तो वो हाइपोथेसिस जो है वो फोर्स करेगा रिसर्चर को कि टू थिंक मोर डीपली, कि आप जो ज्यादा डीपली जो है वो सोचें, एंड स्पेसिफिकली अबाउट द पॉसिबल आउटकम ऑफ ए स्टडी। तो 61 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए। आगे 62, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, इनमें से कौन सा जो है एग्जांपल है किसका, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का। तो सॉरी, डायरेक्शन हाइपोथेसिस के अंदर जो है वो क्या आता है कि ग्रुप इंस्ट्रक्शन इज मोर इफेक्टिव देन लेक्चर इन द एलिमेंट्री क्लासरूम। ये है आपका एग्जांपल डायरेक्शनल हाइपोथेसिस का, जिसमें डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन, ये डायरेक्शन जो है कि ग्रुप इंस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा इफेक्टिव है, वो ज्यादा इफेक्टिव है, ग्रेटर देन है देन लेक्चर इन द एलिमेंट्री क्लासरूम। आगे, इन मिक्स मेथड रिसर्च क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव फाइंडिंग शुड बी, जो क्वांटिटेटिव और जो क्वालिटेटिव फाइंडिंग होती है शुड बी कैसी होनी चाहिए, शुड बी इंटीग्रेटेड, सी। 63 के बाद 64, द एक्सटेंट टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर, एक्सटेंट टू विच एन इंस्ट्रूमेंट जो है वो मेजर करता है कैरेक्टरिस्टिक डेट कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व बट इज एज्यूम टू एग्जिस्ट, जो ऑब्जर्व तो नहीं किया जा रहा लेकिन एज्यूम कर लिया कि वो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो क्या है, वो है आपका कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। द वेरिफिकेशन डेट द मेथड ऑफ मेजरमेंट एक्चुअली मेजर व्हाट इट इज एक्सपेक्टेड टू मेजर इज नोन एज, उसको जो है वो क्या बोलते हैं, तो वो है जी आपका कंटेंट वैलिडिटी।
The extent to be the result of the research study applied to the situation beyond the study itself and extent to be the conclusion can be generalized, इसको जो है वो क्या बोलते हैं, ये है जी आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी। बियॉन्ड चलेगा ना तो एक्सटर्नल वैलिडिटी। चलो जी, द एक्सटेंट टू बी द डिजाइन एंड द डेटा ऑफ द रिसर्च स्टडी अलाउ करता है रिसर्चर को टू ड्रॉ एक्यूरेट कंक्लूजन अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट एंड अदर रिलेशनशिप विद इन द डेटा इज, ये जो है वो क्या होता है, ये होता है आपका इंटरनल वैलिडिटी। इन द कंटेक्स्ट ऑफ सैंपल सर्वे, बोलते हैं सैंपल सर्वे के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करते हैं, द रिसर्च स्टेप आर टेकन टू सर्टेन ऑर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर। तो करेक्ट ऑर्डर जो है वो कौन सा, मतलब करेक्ट सीक्वेंस जो है वो आपको बेसिकली यहाँ पे जो है वो बतानी है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, सैंपलिंग होगा। सैंपलिंग आपने, फिर डेटा कलेक्शन आप करेंगे, ठीक है। पहले सैंपलिंग आपने देख लिया भाई कितना सैंपल सिलेक्ट आपको चाहिए, फिर इसके बेस पर आप डेटा का जो है वो क्या करोगे, डेटा को कलेक्ट करोगे। डेटा का कलेक्शन करने के बाद में फिर आप क्या करोगे, डेटा का उसको एनालाइज करोगे और फिर इन्फेरेंस निकालोगे। तो पहले पे आएगा सैंपलिंग, दूसरे पे आएगा डेटा का कलेक्शन, तीसरे नंबर पे जो है वो आएगा डेटा का एनालिसिस करना, और फिर आएगा डेटा का उसके एनालिसिस के बेस पर इन्फेरेंस निकालना। तो आंसर जो बनेगा 68 का वो है जी आपका बी। फॉर ए प्रोपोजिशन टू बी ट्रू, एक प्रोपोजिशन को अगर आपने ट्रू करना है, इट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, उसमें सब कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए एक को छोड़कर। तो वो आपको जो है वो बताना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, हाँ जी होना चाहिए। इट मस्ट बी ट्यून विद द एक्सेप्टेड बिलीफ, जो हमारे एक्सेप्टेड बिलीफ है उसके हिसाब से होना चाहिए। नो सर, जो हमारे बिलीफ है उसके हिसाब से होना वो जरूरी नहीं है। कंसिस्टेंट होना चाहिए, टेस्टेबल होना चाहिए। तो आपका जो प्रोपोजिशन अगर वो ट्रू है तो वो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव हो, कंसिस्टेंट, टेस्टेबल, लेकिन इट मस्ट बी इन ट्यून विद द एक्सेप्टेड बिलीफ, जो एक्सेप्टेड बिलीफ है उसके हिसाब से होना चाहिए, ऐसा होना जरूरी नहीं होता है। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, बी। नेक्स्ट, ए सेटिस्फैक्टरी स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड शुड नॉट पोजेस विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटी, इनमें से किसको कौन सी क्वालिटी जो है वो पोजेस नहीं करता। तो वो होता है जी कौन सा आपका, फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे, ए स्टेटमेंट दैट प्रिडिक्ट द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज नोन एज, उसको जो है वो हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, तो इज नोन एज द एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस। मैच द फॉलोइंग आपको जो है वो मैच करना है। सबसे पहला स्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यू है ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन होते हैं। जो अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है ये कैसा होता है, इनमें ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होता है। फोकस जो इंटरव्यू होते हैं ये कैसे होते हैं, अटेंशन द क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। एंड जो क्लिनिकल इंटरव्यू है ये कौन से होते हैं, ये होते हैं इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंस रिलेटेड। तो आंसर जो बनेगा वो बनेगा 4123, बोले तो 4123 ए। नेक्स्ट, द फर्स्ट क्वेश्चन दैट ए रिसर्चर इंटरेस्टेड, जो जहां पे रिसर्चर इंटरेस्टेड है इन द एप्लीकेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेक्निक टू हिज प्रॉब्लम हैज टू आस्क इज, वो जो है वो क्या होता है, तो वेदर द डेटा कैन बी कुड बी क्वांटिफाइड। तो ए 73 का जो आएगा वो क्या आएगा, ए। 74, in which of the following technique of data collection several participants including facilitator emphasize on questioning a specific and defined topic and interaction within the group and the joint construction of the meaning। तो किस टेक्निक के अंदर जो है हम इसको लेके चलते हैं, तो ये है जी आपका कौन सा, फोकस ग्रुप। आगे, विच टाइप ऑफ स्टडी, किस तरह की स्टडी विल बी प्रेफरेबल रिसर्चर के लिए, जहां पे वो एस्टिमेट करेगा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ एजुकेशन एंड द अचीवमेंट मोटिवेशन। तो वहां पे जो कोरिलेशन स्टडी, यहां पे हम जो है वो दो फैक्टर्स के बीच में जो है वो क्या मेंटेन करते हैं, रिलेशन। आगे, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टीवन 4 लेवल ऑफ मेजरमेंट। तो आपको ये बताना, तो जो है इसमें जो है वो क्या होता है, तो सबसे नॉमिनल, फिर ऑर्डिनल, फिर इंटरवल और फिर रेशियो, बी। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशन वैल्यू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोरिलेशन वैल्यू जो है इनमें से कौन सी है, तो वो है 1, डी। चाहे नेगेटिव है, माइनस है, लेकिन ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, मतलब ये जो है वो हाई नेगेटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है ये। इन एवरी फील्ड, किस फील्ड के मतलब हर फील्ड के अंदर रिसर्चर जो है वो परस्यू करता है रिमोट सिस्टमेटिकली एंड ग्रेजुअल एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज, बट डिस्कवरी आर रेयर, और लेकिन वहां पे डिस्कवरी जो है वो क्या है, रेयर है। बिकॉज, ऐसा क्यों, बिकॉज मोस्ट पीपल लैक द डेप्थ ऑफ द नॉलेज नीडेड फॉर इट, क्योंकि लोगों को जो है जितनी नॉलेज की रिक्वायरमेंट है उतनी नॉलेज उनको नहीं है। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, डी।
Which of the following is defined as a systematic method or evaluate statistical data based on the result of the several independent study of the same problem? तो ये जो है वो क्या होता है, ये है जी आपका मेटा एनालिसिस। 79 का बी। Which of the following option are the main task of research in the modern society? इनमें से कौन सा जो है मेन टास्क है? ठीक है, पहला टू कीप पेस विद द एडवांसमेंट ऑफ द नॉलेज, हाँ जी ये मेन टास्क होता है आपका। टू डिस्कवर न्यू थिंग, बिल्कुल सही बात है, यहां पे हम करते हैं। टू राइट ए क्रिटिक इन द अर्लियर राइटिंग, राइट ए क्रिटिक करना, नो सर ये नहीं होता। तो सिस्टमेटिकली एग्जामिन एंड क्रिटिकली एनालाइज द इन्वेस्टिगेशन और सोर्स विद ऑब्जेक्टिविटी, बिल्कुल सही बात है, हम जो है वो ऑब्जेक्टिविटी से ये काम करने वाले हैं। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 4-1 ए, 80 का ए। What is the position held by the positivist as far as acquiring the knowledge is concerned? जो है वो कौन सी पोजीशन को जो है वो क्या करता है, होल्ड करता है? तो ये साइंटिफिक रिसर्च शुड बी बेस्ड ऑन द वैल्यू फ्री एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, बी। The approach which is based on the assumption that social phenomena can be explained by observing the cause and effect, तो ये जो है वो कौन सा होता है, ये होता है आपका पॉजिटिविज्म। An important practical issue to consider while designing research project is, important practical issue जो है वो क्या है जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट को जो है वो डिजाइन करते हैं, तो वो है जो आपका अवेलेबिलिटी ऑफ द टाइम एंड अदर रिसोर्सेज, सी। A research design an experiment to test how variable interact to influence how well children learn spelling word. In this case the main purpose of the study, हमारा जो मेन पर्पस है स्टडी का वो जो है वो क्या है, वो है अपना एक्सप्लेनेशन। हम यहाँ पे जो है देखना, क्योंकि आ गया ना यहाँ हाउ, कैसे, तो ये एक्सप्लेनेशन। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च स्पेसिफिकली रिक्वायर ऑब्जेक्टिविटी टू डिस्कवर द फैक्ट एंड कॉजेस फ्रॉम द डेटा गैदर्ड फॉर द पर्पस? इनमें से किसको जो है हम लेके चलते हैं, तो ये है जी आपका कौन सा, क्वांटिटेटिव रिसर्च। फैक्ट एंड कॉजेस, फैक्ट आगे ना, क्वांटिटेटिव। आगे, इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज टर्म्ड, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है वो क्या है, वो है जी आपका स्टिमुलस रिस्पॉन्स। यहां पे एक्सपेरिमेंटल के अंदर हम ये तो देखते हैं स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है, मतलब क्या स्टिमुली है और उस स्टिमुली का जो है वो क्या रिस्पॉन्ड निकल के आ रहा है। फंडामेंटल रिसर्च इन इज यूजुअली कैरी आउट इन, फंडामेंटल रिसर्च जो है वो कैरी आउट की जाती है किसमें, फंडामेंटल रिसर्च होती है लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर। 87 का सी। आगे 88, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ एक्सप्लेनेटरी रिसर्च? इनमें से कौन सा जो है वो तरीका है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च का, इन विच द रिसर्चर डेवलप ए थ्योरेटिकल मॉडल एंड एम्पिरिकली टेस्ट द मॉडल टू डिटरमाइन हाउ वेल द मॉडल फिट द टेस्ट, कि किस मतलब कितने अच्छे तरीके से मॉडल जो है वो आपके डेटा के ऊपर जो है वो क्या बैठता है, फिट बैठता है। तो ये जो है ये क्या है, ये है आपका कैजुअल मॉडलिंग। The important prerequisite of a research in science, social science and humanity are, जो important prerequisite है जब हम रिसर्च करते हैं साइंस में, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी में, तो important prerequisite क्या होनी चाहिए, तो वो है जी आपका क्या, सुपरवाइजर होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस हो और पेशेंस हो। तो आंसर जो आएगा वो बी। Which research approach is the most appropriate to establish a relationship that is causal in nature? तो वो है जी कौन सा, एक्सपेरिमेंटल। जो कैजुअल मतलब यहाँ पे हम लेके आते हैं रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करने के लिए, तो वो है जी कौन सा आपका, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। द स्टडी इन विच, एक ऐसी स्टडी जिसके अंदर इन्वेस्टिगेटर अटेम्प्ट करता है टू ट्रेस एन इफेक्ट इज नोन एज, उसको जो है वो क्या बोलते हैं, वो है जी आपका एक्स पोस्ट रिसर्च। जहां पे हम ट्रेस करें इफेक्ट, कोई चीज हो चुकी है और अब हम जो है वो उसका इफेक्ट को क्या करने वाले हैं, ट्रेस करने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? ये इनमें से कौन सा जो है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है किसका, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक देखना, सबसे पहला इट रिलाई प्राइमरी ऑन द कलेक्शन न्यूमेरिकल डेटा, जी बिल्कुल, जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये देखते हैं। इट कैन प्रोड्यूस इंपॉर्टेंट नॉलेज अबाउट द कॉज एंड इफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, एक्सपेरिमेंट में ये करते हैं। इट यूजेस द डिडक्टिव साइंटिफिक मेथड, बिल्कुल सही बात है, तो आंसर जाएगा वो क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबव। आगे, which type of research is likely to provide the strongest evidence about the existence of the cause and effect relationship? कौन सी किस तरह की रिसर्च है, तो वो एक्सपेरिमेंटल। आगे, रिसर्च इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन रिसर्च इन विच द रिसर्चर यूजेस अ क्वालिटेटिव पैराडाइम फॉर वन फेज एंड क्वांटिटेटिव पैराडाइम फॉर द अनदर फेज, उसको जो है वो हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, ये है आपका मिक्स मेथड रिसर्च, जिसके अंदर दोनों तरह के जो है वो हम एस्पेक्ट्स को जो है वो लेके चलते हैं, क्वालिटेटिव भी और क्वांटिटेटिव भी। आगे, द टाइप ऑफ रिसर्च
typically conducted by the teacher, counselor and other professional to answer the question they have and to specifically help them solve the local problem is called, उसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो है आपकी एक्शन रिसर्च। आगे, the method of drawing conclusion based on the observation of each and every instance of population is called, इसको जो है वो हम क्या बोलते हैं, each and every के बेस पे निकालना है, तो वो है आपका डिडक्टिव मेथड। Which research method is most appropriate if a researcher is looking for the causal relationship, तो वो है आपका experimental method। A non-government organization conducted a study in the ग्राम पंचायत to see the impact, हम लोग मतलब जो कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, एनजीओ थी, उसने जो है वो क्या किया, वो चेक करना चाहती है इंपैक्ट किसका, कैंपेन अप्रोच का ऑन द एनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ द रूरल एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन। तो ये एग्जांपल है किसका, ये एग्जांपल है जी आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट, मतलब एक्चुअल फील्ड में जाकर के हम लोग जो है वो क्या करने वाले, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और दो फैक्टर्स के बीच में जो है रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे, द मेन डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड द क्रॉस सेक्शनल रिसर्च, जो है मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है, वो आपका फ्रीक्वेंसी, डेटा कलेक्शन की फ्रीक्वेंसी का। आगे, इन ए रिसर्च स्टडी टू लर्न द इंपैक्ट ऑफ द इंटरनेट सर्फिंग, एक रिसर्च स्टडी जहां पे हम लोग जो है वो लर्न करने वाले इंपैक्ट, हम देखने वाले इंपैक्ट किसका, इंटरनेट सर्फिंग का ऑन द एग्जाम परफॉर्मेंस। इट वाज फाउंड दैट एज द नंबर ऑफ आवर्स स्पेंड ऑन द इंटरनेट सर्फिंग इंक्रीज, मतलब जितना इंटरनेट के ऊपर वक्त जो है वो क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो एग्जाम परफॉर्मेंस जो है वो डिटेरियोरेट, उतना ही एग्जाम की परफॉर्मेंस जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। दिस स्टडी इज एन एग्जाम्पल हो, तो ये स्टडी जो है वो क्या है, ये स्टडी एग्जाम्पल है किसका, कोरिलेशनल रिसर्च का, क्योंकि इसके अंदर जो है इन दोनों के अंदर हम जो है वो क्या कर रहे हैं, रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं। और कैसा रिलेशन निकल के है, नेगेटिव रिलेशन। आगे, ए रिसर्चर स्पेंड सेवरल ईयर ऑब्जर्विंग सोशल बिहेवियर ऑफ द पीपल इन देयर नेटिव हैबिटेट, द रिसर्च मेथड यूज है, तो यहां पे जो रिसर्च मेथड का इस्तेमाल हुआ वो कौन सा है, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, क्योंकि यहां पे जो है आपने क्या किया, नेटिव हैबिटेट, जिस तरीके का आपका जो रहन सहन है उसी के अंदर आपने देखा, तो ये कैसा है आपका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। और ये लास्ट क्वेश्चन, इन अ स्टडी ऑफ द टू वेरिएबल, जब दो वेरिएबल को स्टडी किया, व्हेन वन वेरिएबल गोज अप एज अनदर गोज डाउन इज इन वैल्यू इज नोन एज, ये जो है वो क्या है, ये है जी आपका नेगेटिव। आपको पता था कि एक अगर बढ़ रहा है और एक अगर डाउन जाए, तो ये कौन सा आपका नेगेटिव कोरिलेशन। लो जी, ये हो गए जी आपके क्वेश्चन रिसर्च एनालिसिस के। तो रिसर्च एप्टीट्यूड के हमने जो है वो सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आई होप आपको समझ में आए होंगे और मैं उम्मीद भी करता हूं कि इसमें से काफी क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछे भी जाएंगे, और अगर नहीं भी आई इसमें से तो एक बेनिफिट आपको ये हो जाएगा कि आपके ये कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर क्वेश्चन, क्योंकि ना क्वेश्चन देखो जनरली यही बनते हैं, तो मोल्ड हो के अगर कोई आए भी तो इनमें से जो है वो मिलेगा, एक आधा कोई आगे कोई पीछे हो सकता है, ठीक है। तो हमने खैर कोशिश करी है रिसर्च एप्टीट्यूड के अंदर जो भी अपन सिलेबस है वो पूरा का पूरा हम लोग जो है वो कवर करें इसमें, तो उसको देखकर हमने क्वेश्चन बनाए। तो आप इनको करें, पेपर में जाने से पहले जो है वो कम से कम 2 बार जो है आप ये क्वेश्चन लगा लेना, और ड्रैग करके जल्दी देखोगे ना तो भी आपका जो है ये समझ में आ जाएगा। आपने एक बार वीडियो लगा लो और 2 बार इनको पढ़ लेना अलग से, ठीक है, तो बात बन जाएगी आपकी। ओके, और दूसरा क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छे लगे तो अच्छा कमेंट कीजिएगा। ओके, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा इनको, ताकि उनको भी जो है इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और दूसरी बात ये कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे हम नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले, आपकी तैयारी हो और भी अच्छी। ओके, और इनका PDF मैं टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, तो अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम के ऊपर जो हमने ग्रुप बना रखा है वो ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, तो लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप पहले टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लो, फिर लिंक पे क्लिक करना, तो आप टेलीग्राम जो है उसमें ग्रुप में हमारे ज्वाइन हो जाओगे। ओके जी सर, चलो ये करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अगले जो है वो सीरीज को हम लोग जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सब्जेक्ट को। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।